अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम स्टार्ट करने जा रहे हैं फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स की ही सीरीज़ का नेक्स्ट लेक्चर, जो कि 9th लेक्चर है हमारा फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स की सीरीज़ का। बहुत से टॉपिक्स हम पढ़ चुके हैं और कुछ टॉपिक्स हमने पढ़ने भी हैं। आज की इस क्लास में हम फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स में से क्या सीखेंगे। बेसिकली आज की ये क्लास फोकस्ड है डेरिवेटिव्स पे। शायद नाम आपने सुना होगा और नटोरियसली आपने नाम सुना होगा कि शायद आपको आपके सीनियर्स या कॉलीग्स मेंटर्स ने बताया होगा बड़ा मुश्किल टॉपिक है। मेरे नज़दीक ये बिल्कुल भी डिफ़िकल्ट नहीं है। इंशाल्लाह इस क्लास के बाद आपको डेरिवेटिव्स क्या हैं, ठीक है जी, ये भी मालूम होगा। डेरिवेटिव्स के मुख्तलिफ यूजेस क्या होते हैं ये भी मालूम होगा। और फिर उसके दो जो बड़े यूजेस हैं, एक को बोलते हैं स्पेकुलेशन, वो क्या होती है वो पता चल जाएगा इंशाल्लाह। और स्पेकुलेशन की मुकम्मल अकाउंटिंग भी आ जाएगी। अगर डेरिवेटिव को स्पेकुलेशन के लिए इस्तेमाल किया जाए तो इंशाल्लाह उसकी मुकम्मल अकाउंटिंग भी आ जाएगी। डेरिवेटिव की दूसरी यूज़ होती है हेजिंग, वो इस क्लास में कवर्ड नहीं है। आई रिपीट, वो इस क्लास में कवर्ड नहीं है। वो फ्यूचर की क्लास एक हम उसके ऊपर डेडिकेट करेंगे, एक से ज़्यादा क्लास डेडिकेट करेंगे ऑन हेजिंग, ठीक। वहाँ पर हम डेरिवेटिव्स अगर हेजिंग के लिए इस्तेमाल हो तो उसकी अकाउंटिंग पढ़ेंगे इंशाल्लाह। बहरहाल स्पेकुलेशन की अकाउंटिंग और डेरिवेटिव्स की बुनियादी सेंस, बुनियादी अकाउंटिंग आप समझेंगे इंशाल्लाह ताला। यहाँ पर क्या क्या टॉपिक्स कवर करेंगे हम देखेंगे। डेरिवेटिव्स क्या होते हैं, उनकी अकाउंटिंग कैसे करनी है अगर वो स्पेकुलेशन के लिए इस्तेमाल हो रहे हो। हम देखेंगे फॉरवर्ड्स की अकाउंटिंग कैसे करते हैं, जो कि डेरिवेटिव्स की एक किस्म है अगर वो स्पेकुलेशन के लिए इस्तेमाल हो। इसी तरह फ्यूचर्स, जो कि एक और डेरिवेटिव की एग्जांपल है, उसकी अकाउंटिंग कैसे करते हैं अगर वो स्पेकुलेशन के लिए इस्तेमाल हो। ऑप्शंस, शेयर ऑप्शंस वगैरह का नाम सुना होगा आपने, अगर वो स्पेकुलेशन के लिए इस्तेमाल हो तो उनकी अकाउंटिंग कैसे करते हैं, ये भी डेरिवेटिव की एक एग्जांपल है, एक किस्म है। फॉरवर्ड्स, फ्यूचर्स, ऑप्शंस, ये तमाम कॉन्ट्रैक्ट्स की टाइप्स हैं जो डेरिवेटिव्स की एग्जांपल्स हैं, ठीक है जी। फिर हम देखेंगे एम्बेडेड डेरिवेटिव्स, एक मज़ेदार चीज़ होती है, वो क्या है और उसकी अकाउंटिंग कैसे करनी है, हाउ आर दे अकाउंटेड फॉर, ठीक। एंड फाइनली हम एक एग्जाम क्वेश्चन देखेंगे, समर 15 का क्वेश्चन 2, जो एम्बेडेड डेरिवेटिव्स से रिलेटेड है, ठीक है जी। सो यू शुड बी वेरी एक्साइटेड अबाउट टुडेज क्लास बिकॉज ये बड़ी मज़ेदार क्लास है इंशाल्लाह। डेरिवेटिव्स बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक, ठीक है। सो विल स्टार्ट ऑफ विद आवर टॉपिक नंबर 1, जो कि है डेरिवेटिव्स क्या होते हैं और अगर वो स्पेकुलेशन के लिए इस्तेमाल हो रहे हो तो उनकी अकाउंटिंग कैसे करनी है। इसमें हम स्पेकुलेशन क्या होती है ये भी सीखेंगे, डेरिवेटिव्स क्या होते हैं ये भी सीखेंगे, और स्पेकुलेशन की फिर अकाउंटिंग क्या होती है ये भी सीखेंगे, ठीक है जी। आइए बिस्मिल्लाह करते हैं। ओके जी। सो डेरिवेटिव्स बुनियादी तौर पे होते क्या है। अगर मैं आपके साथ एक एग्रीमेंट करता हूँ, जिस एग्रीमेंट के ऊपर ये लिखा जाता है कि मैं आपसे आपका फ़ोन बाय कर लूँगा से 50,000 रुपीज़ का ऑन 31 जुलाई, ठीक है। और इस एग्रीमेंट के ऊपर हम दोनों साइन कर देते हैं, ठीक है। सो ये एग्रीमेंट जो है ये प्रैक्टिकली एक डेरिवेटिव है। वजह क्या है? वजह यह है कि इसमें 3 खूबियाँ हैं। पहली खूबी यह है कि ये फ्यूचर डेट को रेफ़र करता है। ये एग्रीमेंट कब सेटल होना है? कौन बताएगा मुझे किस तारीख को सेटल होना है? जल्दी से बताएं। 31 जुलाई, ठीक है। दूसरी ये है कि फ्यूचर डेट। दूसरा ये है कि इसमें जो गेन या लॉस है मुझे, वो वेरी करता है बेस्ड ऑन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी, प्राइस स्लैश वैल्यू ऑफ अ कमोडिटी, ठीक है। कमोडिटी की क्या स्पेलिंग होते हैं? कमोडिटी किस चीज़ की प्राइस के साथ इसमें जो मुझे गेन या लॉस है वो वेरी कर रहा है? किस चीज़ की प्राइस के साथ? जल्दी से बताएं। फ़ोन की। सो अगर आपका फ़ोन फ़र्ज़ करें 31 जुलाई को आपके फ़ोन की वैल्यू होती है 60,000 रुपीज़, तो मुझे 10,000 का फ़ायदा हो जाएगा। क्यों? बिकॉज़ मैं 60,000 रुपीज़ की वर्थ की चीज़ ख़रीद रहा हूँगा फॉर 50 के।
है ना। और अगर इसके ऑपोजिट इसकी प्राइस होती है से 42,000 रुपीज़, तो मुझे नुकसान हो जाएगा, बिकॉज मैं 42,000 रुपीज़ की चीज़ खरीद रहा हूँ फॉर 50,000, है ना। सो द गेन या लॉस वेरीज बेस्ड ऑन द प्राइस और वैल्यू ऑफ अ कमोडिटी. द थर्ड थिंग इज लिटिल slash no money is spent initially to get the contract. अब ये जो कॉन्ट्रैक्ट है इसको साइन करने के आपने मेरे से कोई ख़ास पैसे नहीं लिए, हो सकता है बहुत थोड़े से पैसे लिए हों, 100 रुपये, 200 रुपये, 50,000 रुपये में आप अभी थोड़ी लेंगे मेरे से। 50,000 रुपये तो मैं 31 जुलाई को आपको दूंगा और फ़ोन आपसे ले लूँगा आपका, राइट। सो लिटिल और नो मनी इज स्पेंड इनिशियली टू गेट द कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। ये तीन कैरेक्टरिस्टिक्स किसी भी दुनिया के कॉन्ट्रैक्ट में मौजूद हों तो उस कॉन्ट्रैक्ट को कहते हैं क्या? डेरिवेटिव। बात समझ आई या नहीं? ठीक है। सो लेट अस, मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देता हूँ, आपने मुझे बताना है कि वो डेरिवेटिव है कॉन्ट्रैक्ट या नहीं, ठीक है। सबसे पहले एग्जांपल है एक करेंसी फॉरवर्ड की। कॉन्ट्रैक्ट का नाम क्या है? करेंसी फॉरवर्ड। इसके अंदर होता क्या है? इसके अंदर होता यह है कि फ़र्ज़ करें मैं कहता हूँ कि आई विल बाय $10,000, ठीक है, एट ₹160 पर डॉलर फ्रॉम द बैंक, से दूसरी पार्टी बैंक है, ऑन 30th जून। इस कॉन्ट्रैक्ट को क्या कहते हैं? करेंसी फॉरवर्ड कहते हैं। बताइए क्या ये एक डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट है? यस, इन फैक्ट फॉरवर्ड्स या फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, ये कॉन्ट्रैक्ट की किस्म है, ठीक है। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स आर जनरली डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स, ठीक है। सो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स जनरली एंड मेजरली डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, ठीक है। इस कॉन्ट्रैक्ट को करेंसी फॉरवर्ड क्यों कहा जा रहा है? कौन बताएगा मुझे? जल्दी से बताएं, जल्दी जल्दी, कॉमन सेंस की बुनियादी बुनियादी बातें। क्योंकि इससे इसको इस्तेमाल करके जो कमोडिटी खरीदी जा रही है वो करेंसी है, ठीक है। डॉलर इज अ करेंसी, ठीक है। अगर यहाँ पे डॉलर्स के बजाय लिखा होता 1000 बैरल ऑफ क्रूड ऑयल एट से $10 पर बैरल या $20 पर बैरल कह देते हैं, चलें, पर बैरल, फ्रॉम कह देते हैं सम ऑयल कंपनी ऑन 30th जून, तो ये कौन सा फॉरवर्ड बन जाता? ये क्रूड ऑयल का फॉरवर्ड बन जाता। इसको क्या कहते हैं? इसे कहते हैं क्रूड ऑयल फॉरवर्ड। बात समझ आ रही है नहीं? बोलें। इस कॉन्ट्रैक्ट के तहत ना सिर्फ ये कि इसको बाय किया जा सकता है बल्कि इसका बरक्स भी हो सकता है। यू कैन ऑल्सो सेल थिंग्स अंडर दिस कॉन्ट्रैक्ट। आई विल सेल 1000 बैरल्स ऑफ क्रूड ऑयल एट $20 पर बैरल टू द ऑयल कंपनी on 30th June. This is also a crude oil forward, ठीक है। So you can use forward contracts to buy as well as sell commodities on a future date to any particular person, ठीक है। बात समझ आ गई या नहीं? ओके, देन एक और कॉन्ट्रैक्ट की बात करते हैं एंड लेट्स सी के आप इसको पिक करते हो या नहीं। इस कॉन्ट्रैक्ट को बोलते हैं फ्यूचर एंड लेट्स से हम कह देते हैं करेंसी फ्यूचर। अब ये कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा? ये कॉन्ट्रैक्ट इशू करेगी डेरिवेटिव एक्सचेंज।
इस कॉन्ट्रैक्ट के नीचे क्या, इस कॉन्ट्रैक्ट में क्या लिखा होगा? लिखा होगा आई विल बाय $1,000 at rupees 150 per dollar on 30th June. किससे खरीदूंगा? काउंटर पार्टी नॉट मेंशन्ड. किससे खरीदूंगा? नॉट मेंशन्ड. ठीक है, डेरिवेटिव एक्सचेंज की जिम्मेदारी है टू फुलफिल दैट कॉन्ट्रैक्ट. ठीक है, डेरिवेटिव एक्सचेंज इज जस्ट लाइक ए स्टॉक एक्सचेंज. ठीक है, वहां पे डेरिवेटिव्स ट्रेड होते हैं. ठीक है, किससे खरीदूंगा? इट इज नॉट मेंशन्ड. ठीक है, ये जो कॉन्ट्रैक्ट है फ्यूचर, इज दिस अ डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट? यस, इट इज अ डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट. ठीक है, अगेन इसमें जो तमाम शर्तें हैं डेरिवेटिव की वो पूरी हो रही हैं. फिर आपको यहाँ से एक और बात समझ आई होगी. फॉरवर्ड और फ्यूचर का फर्क भी आपको समझ आया होगा. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ फॉरवर्ड एंड अ फ्यूचर? सो फॉरवर्ड दो स्पेसिफिक पार्टीज के दरमियान हुआ था, 1 to 1 दो स्पेसिफिक पार्टीज के दरमियान हुआ था कॉन्ट्रैक्ट. जबकि फ्यूचर जो है वो मार्केट में ट्रेडेड कॉन्ट्रैक्ट है. आप गए मार्केट में, मार्केट से मुराद डेरिवेटिव एक्सचेंज, और मार्केट में जाके आपने एक कॉन्ट्रैक्ट खरीद लिया. आपको नहीं पता उसके दूसरे साइड पे कौन सी पार्टी है भी या नहीं. राइट, ठीक है. सो फॉरवर्ड्स एंड फ्यूचर्स पर्पस एक ही सर्व करते हैं, हाउएवर थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स में फर्क है. डू यू अंडरस्टैंड दैट? गुड. अच्छा, देन मैं लेट मी गिव यू अनदर एग्जांपल. ये एक और कॉन्ट्रैक्ट है, इसमें लिखा हुआ है आई हैव द ऑप्शन टू बाय $5,000 at rupees 155 per dollar on 31st August. Is this a derivative contract? So this contract gives the privilege to one party. However, the other party is obliged कि जो भी पहली पार्टी कह रही होगी जिसके पास ऑप्शन है वो करे. So essentially speaking, यहाँ पे भी कॉन्ट्रैक्ट एग्जिस्ट करता है और ये एक डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट है. ठीक है, फर्क सिर्फ क्या है कि यहाँ पे आपके पास प्रिविलेज है. ऑप्शन में क्या होता है? आपके पास प्रिविलेज होता है. आप चाहें तो वो एक्सरसाइज करें, चाहें तो वो एक्सरसाइज ना करें. अच्छा, जैसे बाकी डेरिवेटिव बाय या सेल दोनों के हो सकते हैं, इस तरह ऑप्शन भी बाय और सेल दोनों का हो सकता है. नो वरीज. ठीक है, जैसे बाकी डेरिवेटिव्स जो हैं वो करेंसी के अलावा भी बहुत सी चीज़ों के हो सकते हैं, इस तरह ऑप्शन भी करेंसी के अलावा बहुत सी चीज़ों का हो सकता है. शेयर ऑप्शन हो सकता है, क्रूड ऑयल का ऑप्शन हो सकता है, गोल्ड ऑप्शन हो सकता है, प्लेटिनम पे ऑप्शन हो सकते हैं. दे कुड बी मैनी थिंग्स. बात समझ आ गई? गुड. सो आपको 3 तरह के डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में नॉलेज आ गई है. आपको पता चल गया फॉरवर्ड्स किनको कहते हैं, आपको पता चल गया फ्यूचर्स किनको कहते हैं, और आपको पता चल गया ऑप्शंस किनको कहते हैं, और आपको ये भी पता चल गया कि ये तीनों डेरिवेटिव्स क्यों हैं. ठीक है, इसके अलावा जो एक और डेरिवेटिव जिसकी नॉलेज आपको आनी है जो रहता है उसे कहते हैं स्वैप्स. ठीक है, वो बाद में देखेंगे, अभी अभी के लिए नॉट नॉट रेलेवेंट फॉर नाउ. ठीक है, वो बाद में देखेंगे स्वैप्स क्या होते हैं. ठीक है यहाँ तक? अच्छा, ये सारे जो हैं इनको सिंगल डेरिवेटिव या सिंपल डेरिवेटिव्स कहते हैं. सिंगल डेरिवेटिव या सिंपल डेरिवेटिव्स कहते हैं. ठीक है, और यहीं तक आपके एफआर में हम अकाउंटिंग देखेंगे. ठीक है, इन डेरिवेटिव्स की जो तालीम है कि ये डेरिवेटिव्स क्या होते हैं, इनको क्यों इस्तेमाल किया जाता है एंड ऑल, ये आप यहाँ तो इसकी अकाउंटिंग, एफआर में तो इसकी अकाउंटिंग पढ़ रहे हो ना. ठीक है, एफ ए नहीं, एफआर में, एफआर में इसकी अकाउंटिंग पढ़ रहे हो. इससे रिलेटेड जो डिटेल्स हैं वो हैं बीएफडी के कोर्स का हिस्सा. ठीक है, कि ये कॉन्ट्रैक्ट असल में होता क्या है.
ठीक है, इस तरह कुछ डबल डेरिवेटिव्स भी बीएफडी के कोर्स का हिस्सा हैं। ठीक है, ऑल्दो उन पे सवाल कभी नहीं आया बट वो हैं सही। ठीक है, कुछ डबल डेरिवेटिव्स बीएफडी के कोर्स का हिस्सा हैं, जैसे स्वॉप्शंस हैं बीएफडी के कोर्स में। दीज आर ऑप्शंस टू स्वैप, इसका मतलब है ये डबल डेरिवेटिव्स हैं। ठीक है, इसी तरह बीएफडी के कोर्स में हैं ऑप्शंस ऑन आईआरएफ्स। ठीक है, अगेन नो नीड टू थिंक अबाउट इट, जब आप बीएफडी जब भी पढ़ोगे आपको ये समझ आ जाएगा ये क्या है। ठीक, डेरिवेटिव्स, डबल डेरिवेटिव्स की लिस्ट इससे भी बहुत लंबी है, जैसे इंटरेस्ट रेट कॉलर्स होते हैं। ठीक है, एंड देयर आर मेनी अदर टाइप्स ऑफ डबल डेरिवेटिव्स। ठीक है, बट अगेन उन सब की अकाउंटिंग डिस्कस नहीं है, सिर्फ ये दो डबल डेरिवेटिव्स बीएफडी के कोर्स में, वो भी आज तक कभी टेस्ट नहीं हुए। ठीक है, ऑन टॉप ऑफ दिस कुछ एग्जॉटिक डेरिवेटिव्स होते हैं, एग्जॉटिक डेरिवेटिव्स होते हैं, और ये डेरिवेटिव्स इतने ही डिफरेंट और यूनिक किस्म के होते हैं कि लेट मी टेल यू हाउ यूनिक और डिफरेंट दे आर। I will pay you 10,000 rupees if it rains more than 20 millimeter in August. Right? So this is an exotic derivative, right? You will get some benefit depending on how much it rains in August. जी, एंड देर आर जी डेरिवेटिव्स जो है स्पेकुलेशन के लिए भी इस्तेमाल होते हैं, मैं जाऊंगा अभी डेरिवेटिव्स के पर्पस के ऊपर जाऊंगा, डोंट वरी। देर आर एक्चुअली these types of derivatives in play, exotic derivatives कहते हैं इनको, वेदर के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं और बहुत सी अजीबो गरीब किस्म की चीज़ों के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं ये। ठीक है, और इनके इस्तेमाल भी हैं रियल दुनिया में, बट अगेन ना ही ये हमारे बीएफडी के कोर्स में है, ना ही हम इनकी अकाउंटिंग एज सच टच करेंगे। ठीक है, यहाँ तक ओके। अब क्वेश्चन ये है, हमें ये समझ आ गया डेरिवेटिव्स क्या होते हैं, हमने मोटा मोटा ये देख लिया कि यार डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स वो किस किस किस्म के हैं जिनकी अकाउंटिंग हम पढ़ेंगे। इस एक का भी हमें नहीं पता ये क्या होता है, ये भी सीख लेंगे बाद में। ठीक है, नॉट अ बिग डील। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि ये जो तमाम डेरिवेटिव्स हैं, चाहे फॉरवर्ड्स हैं या फ्यूचर्स हैं एट्सेट्रा, जिनकी अकाउंटिंग हम पढ़ेंगे, इन तमाम की एक अकाउंटिंग नहीं है, पहले तो ये समझना है हमने। इन सब की दो टाइप्स की अकाउंटिंग होती है डिपेंडिंग ऑन कि इनको किस मकसद के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। ठीक है, और डेरिवेटिव्स के दो ही बड़े मकसद होते हैं। पहला मकसद होता है स्पेकुलेशन। स्पेकुलेशन, स्पेकुलेशन से मुराद इफेक्टिवली जैसे जुआ खेलते हैं, राइट, नॉट अ गुड वर्ड टू यूज बट ऐसे ही है, सट्टेबाजी। यस, एब्सोल्युटली। आप क्या करते हो, आप ये देखते हो फॉर एग्जांपल कि जी क्रूड ऑयल की कीमत जो है वो बहुत गिरी हुई है आजकल। ठीक है, और आप कहते हो कि मैं एक फॉरवर्ड ले लेता हूं टू बाय क्रूड ऑयल। ठीक है, फॉरवर्ड टू बाय क्रूड ऑयल। ठीक है, आजकल चीप कीमत उसकी बहुत गिरी हुई है। अब जरा यहां से ऑनवर्ड्स बड़े गौर से सुननी है सबने मेरी बात। मैंने क्या सिनेरियो क्या बिल्ड किया है कि क्रूड ऑयल की कीमत आजकल गिरी हुई है, विच इज अ फैक्ट। ठीक है, तो मैं क्या करता हूं, मैं एक फॉरवर्ड ले लेता हूं टू बाय क्रूड ऑयल। अब क्रूड ऑयल की कीमत बढ़ जाती है, आगे जाके कीमत बढ़ जाती है। ठीक है, फर्ज करें मैंने फॉरवर्ड लिया था कि मैं $20 का एक बैरल खरीद सकता हूं और से जून में खरीद सकता हूं, और जब जून असल में आता है तो क्रूड ऑयल की कीमत बहुत बढ़ जाती है, से $40 का एक बैरल हो जाता है। तो मुझे फायदा हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? मैं महंगी चीज सस्ती खरीद सकता हूं या नहीं खरीद सकता? बोले। यस, है ना? तो यहाँ पे एसेंशियली मैंने क्या की है, मैंने एसेंशियली स्पेकुलेशन की है। ठीक है, जिसके लिए उर्दू में अनफॉर्चुनेटली कोई भी मुनासिब लफ्ज़ नहीं है बोलना। ठीक है, सो मैंने स्पेकुलेशन किया है और मैंने गेन कमाया। ठीक,
ये फॉरवर्ड कहाँ से बाय किया होगा जी? ये फॉरवर्ड मैंने या तो किसी क्रूड ऑयल कंपनी के साथ डायरेक्टली एंटर इनटू किया होगा, ठीक है। सो क्रूड ऑयल की कंपनीज जो हैं उनके साथ आप डायरेक्टली एंटर इनटू कर सकते हो। और दूसरा फ्यूचर्स जो हैं, फॉरवर्ड्स तो रेयर मिलते हैं, फ्यूचर्स जो हैं ये रेडिली ट्रेडेबल है इन द मार्केट। सो फॉर एग्जांपल पिछले कुछ दिनों में इवन मेरे अपने जानने वालों में लोगों ने क्रूड ऑयल के फ्यूचर्स लिए हैं, ठीक है, ऑन 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 दिस बेसिस के वो समझ रहे थे कि यार इसमें काफ़ी गेन होगा, और शायद हो भी जाए, वल्लाह आलम। बट ये इस्लामिक पर्सपेक्टिव से कोई ख़ास ठीक नहीं है, ग्रे है ये, ठीक है। सो फ्यूचर्स जो हैं वो रेडीली मार्केट में अवेलेबल होते हैं। डेरिवेटिव एक्सचेंजेस, दुनिया की बड़ी बड़ी डेरिवेटिव एक्सचेंजेस में क्रूड ऑयल के फ्यूचर्स आसानी से दस्तयाब हैं। आप चाहें तो आप खुद भी खरीद सकते हैं। सो फिलाडेल्फिया स्टॉक एक्सचेंज एक बहुत बड़ी, फिलाडेल्फिया डेरिवेटिव एक्सचेंज एक बहुत बड़ी डेरिवेटिव एक्सचेंज है, वहाँ से आप खरीद सकते हैं, ठीक है। सो व्हाट इफ इट इज़ द अदर वे अराउंड? हसन कह रहा है कि, हसन की बात सुन ली है, हसन कह रहा है कि यार व्हाट इफ वो 40 बैरल $40 पर बैरल का ऑयल नहीं होता, एक्चुअली ये 15 $15 पर बैरल का हो जाता है, राइट? सो इंस्टेड ऑफ मेकिंग मनी यू लूज इट। व्हाट इफ दैट हैपेंस? इफ दैट हैपेंस, दैट हैपेंस, इतनी सी बात है। ये तो सट्टाबाजी है। आप पाकिस्तान इंडिया के मैच में इंडिया पे लगा देते हैं, तो कभी कभी चैंपियन ट्रॉफी के फाइनल वाला भी बात हो जाती है, तो हार भी सकता है इंडिया, ऐसी जरूरी तो नहीं है कि हर दफा इंडिया जीते, राइट? तो सट्टेबाजी में वन वन पर्सन लूजेस द अदर विंस, ये तो इट्स अ सिंपल थिंग, ठीक है। अच्छा, देन लेट मी गिव यू अनदर एग्जांपल ऑफ स्पेकुलेशन एज वेल, जस्ट फॉर यू टू एब्जॉर्ब इट। फर्ज करें आप समझते हो कि डॉलर की कीमत अभी बहुत चढ़ी हुई है, यूएसडी की कीमत अभी बहुत चढ़ी हुई है, यूएसडी, ठीक है, कि कीमत अभी बहुत चढ़ी हुई है, और आप समझते हो कि आने वाले दिनों में ये गिरेगी। ऊपर क्रूड ऑयल में क्या था? क्रूड ऑयल में आपकी एक्सपेक्टेशन क्या थी? कौन बताएगा मुझे? कि अभी ये बहुत गिरी हुई है और आने वाले दिनों में ये चढ़ेगी। डॉलर में आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो? अभी बहुत ज्यादा है, आने वाले दिनों में ये गिरेगी। अब दो में से एक ही एक्सपेक्टेशन हो सकती है आपकी किसी चीज के बारे में। अगर आपकी ये एक्सपेक्टेशन है ना कि इसकी कीमत सेम रहेगी, तो आप उस चीज पे स्पेकुलेट नहीं करेंगे। स्पेकुलेशन सिर्फ तभी होगी जब आपकी दो में से कोई एक एक्सपेक्टेशन होगी। या तो आप एक्सपेक्ट करते हैं आने वाले दिनों में उसकी कीमत बढ़ेगी, या आप एक्सपेक्ट करते हैं कि उसकी कीमत गिरेगी, ठीक। अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं डॉलर की कीमत गिरेगी, तो आप इस पे भी सट्टेबाजी कर सकते हैं, ठीक है। नहीं नहीं, करंट मार्केट वैल्यू पे नहीं होगा जी, एम करंट मार्केट वैल्यू पे होगा, जो आपकी मर्जी, आप जिस मर्जी प्राइस पे इसको एग्री कर लें। अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि डॉलर की वैल्यू गिरेगी, तो आप क्या करेंगे? आप फर्ज करें आप जाते हैं मार्केट में और आप करेंसी फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट ले लेंगे टू सेल डॉलर्स, करेंसी फ्यूचर टू सेल यूएसडी, ठीक है। फर्ज करें आप $1 मिलियन यूएसडी बेचने की बात करते हैं, ठीक है, टू सेल इट। रेट क्या आप लॉक करते हैं? टू सेल एट से ₹160। आज के दिन इसका रेट था, जस्ट टू मेक यू अवेयर, 165 पर डॉलर। आपने लॉक किया कि ये 160 पर डॉलर का मैं बेच सकता हूं, ठीक है। हुआ ये असल में, चूंकि आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये गिरेगी और वो गिर भी गई, ठीक है। से जब इसकी मैच्योरिटी आई, से जून आया, तो इसकी कीमत हो गई, फर्ज कर लें, ₹150 पर डॉलर। आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कीमत गिरेगी, तो कीमत गिर गई, राइट। आप मुझे बताओ यहाँ पे आपको फायदा कैसे है? जो आपने सट्टेबाजी की है, स्पेकुलेशन की है, इससे फायदा कैसे हुआ आपको? यू कैन सेल एट 160, तो आप भला करोगे क्या? आप 150 का मार्केट से डॉलर खरीदोगे? एब्सोल्युटली, मार्केट से 150 का डॉलर खरीदोगे। आपके पास कहाँ है $1 मिलियन पड़े हुए थे? बात समझ रहे हैं? आपके पास तो नहीं पड़े हुए थे $1 मिलियन। आप 150 का मार्केट से डॉलर उठाओगे, 160 का बेच दोगे, ठीक है। जब 160 का बेचोगे तो सीधा 10 रुपए का गेन। तो इसका मतलब है आप दोनों तरह से सट्टेबाजी कर सकते हैं। नेट पर भी सेटलमेंट हो सकती नहीं है, नेट पर ही होती है। अभी रुक जाओ, मैं अभी सवाल कराऊंगा, डोंट वरी, रिलैक्स। दोनों तरीके से कर सकते हैं। ये क्रूड ऑयल की कीमत बढ़ने की अंदेशा था तब भी, और यहाँ पे एक चीज की कीमत गिरने का अंदेशा था तब भी, ठीक है। याद रखिए जी,
जब भी डेरिवेटिव को इस्तेमाल किया जाता है स्पेकुलेशन के लिए, इसकी अकाउंटिंग होती है FVTPL। क्या अकाउंटिंग होती है? FVTPL, फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट और लॉस। FVTPL की शायद आपको अकाउंटिंग याद ही होगी, मैंने आपको कराई थी। ठीक है, इनिशियली फेयर वैल्यू पे आता है और सब्सीक्वेंटली भी किस पे कैरी होता है? बोले, फेयर वैल्यू पे। एब्सोल्युटली इजीएस्ट अकाउंटिंग थी इसकी, है ना। याद रखें जी, अगर हमें नेट पे फायदा हो रहा हो, यानी कि हमारे लिए नेट पॉजिटिव हो डेरिवेटिव, तो ये हमारा फाइनेंशियल एसेट बन जाता है। और अगर हमें नेट पे घाटा हो रहा हो, जैसे ये भी थोड़ी देर पहले नहीं एक स्टूडेंट ने पूछा कि यार ये व्हाट इफ ये कम हो जाए तो हो जाए, सट्टेबाजी में गेन होता है तो लॉस भी होता है। ठीक है, सो नेगेटिव हो जाए तो दिस विल बिकम अ फाइनेंशियल लाइबिलिटी, डेरिवेटिव फाइनेंशियल एसेट, डेरिवेटिव फाइनेंशियल लाइबिलिटी। ठीक है, आसान है यहां तक? गुड। जो दूसरा तरीका है या दूसरा पर्पस है जिसके लिए डेरिवेटिव इस्तेमाल किए जा सकते हैं, वो है हेजिंग। वो मैं इंशाल्लाह आपको बाद में पढ़ाऊंगा। ठीक है, जब व्हेन वी गेट देयर मैं आपको बताऊंगा कि हेजिंग क्या होती है और डेरिवेटिव इसके लिए कैसे इस्तेमाल हो सकते हैं। ठीक है, सो डेरिवेटिव्स के दो इस्तेमाल हो सकते हैं, या तो स्पेकुलेशन या हेजिंग। बात ले रहे, अभी मैं आपको जितनी भी एग्जांपल्स कराऊंगा वो सारी स्पेकुलेशन की होंगी, और बेसिकली अभी जो मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ आज की क्लास में वो है अभी स्पेकुलेशन की ही अकाउंटिंग। एग्रीड? ऑलराइट जी, अब जो हम टॉपिक देखने जा रहे हैं वो है फॉरवर्ड्स की अकाउंटिंग कैसे करते हैं। ठीक है, और इसके लिए आई वांट कि आप जो पेज 51 पे लिखी हुई है एग्जांपल जिसका टाइटल है फॉरवर्ड्स, यहाँ पर पॉज कीजिए और पहले जाकर वो मिसाल सब लोग पढ़िए जी, उसके बाद कंटिन्यू कीजिए प्लीज़। मैं ये क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ सबसे पहला नहीं बल्कि दूसरा, एग्जाम्पल फॉरवर्ड्स वाली। ठीक है, एग्जाम्पल फॉरवर्ड्स। सो एग्जाम्पल में क्या लिखा है? लिखा है ABC लिमिटेड वांटेड टू स्पेकुलेट ऑन द इंक्रीजिंग प्राइसेस ऑफ कार्स। तो ABC लिमिटेड को लग रहा था गाड़ियों की कीमतें बढ़ जाएंगी आगे, तो वो स्पेकुलेट करना चाहती थी। Accordingly, on 1st January 2016, ABC Limited entered into a forward contract to buy a car. तो मेरा ख्याल है ये बात मैं पहले भी क्लियर कर चुका हूँ कि if you want to speculate on the increasing price of a commodity, ठीक है, then you should get a contract to buy that commodity. क्या ख्याल है? And if you want to speculate on the decreasing price of a commodity, then you should get a derivative to, बोले, to sell that commodity, right? Very good. Sell that commodity. ठीक है, सो 500,000 रुपीज़ की हम खरीद सकते हैं ऑन 31 दिसंबर 2016। सो हमने 12 मंथ्स का एक फॉरवर्ड ले लिया। ठीक है, इसे कहेंगे 12 मंथ फॉरवर्ड, बिकॉज हमने जब लिया तब 12 महीने रहते थे। ठीक है, और 5 लाख रुपए की गाड़ी हम खरीद सकेंगे। द मार्केट वैल्यू ऑफ द कार एंड द फॉरवर्ड प्राइसेस वर एज फॉलोज। ठीक है, 1 जनवरी को मार्केट वैल्यू गाड़ी की कितनी थी? 4.5 लाख रुपए। ठीक है, और हमने जो फॉरवर्ड लिया था ज़ाहिर 1 जनवरी को ही लिया है, तो उस दिन कितने का पड़ा था हमें? हम क्या कह रहे थे कि कितने में ले सकते हैं हम गाड़ी? 5 लाख रुपए में, राइट? आप नीचे टेबल पे देख रहे हो। फिर है जून 30 ईयर एंड, मार्केट प्राइस, स्पॉट वैल्यू ऑफ द कार। स्पॉट वैल्यू ऑफ द कार से क्या मुराद है? किसी को पता है स्पॉट वैल्यू से क्या मुराद है? Yes, current price, absolutely, current price. So when you start discussing derivatives, then जो वैल्यू होती है वो टाइम सेंसिटिव हो जाती है। जनरली हम प्राइसेस और वैल्यूज को टाइम सेंसिटिव नहीं ट्रीट करते, ऐसे ही है ना। बट व्हेन यू स्टार्ट डिस्कसिंग डेरिवेटिव्स, तो फिर फॉरवर्ड प्राइस भी हो सकती है। ठीक है, फॉरवर्ड प्राइस से मुराद है कि 1 साल बाद वो चीज़ कितने की मिलेगी। ठीक है, और साथ फिर होती है स्पॉट प्राइस। स्पॉट प्राइस से मुराद होती है कि आज अगर लेना हो, टुडे फौरन लेना हो, तो वो चीज़ कितने की मिलेगी। तो गाड़ी की कीमत जो है वो बढ़ के, अगर आप देखो 30 जून पे, तो वो हो गई है 5,20,000। ठीक है, और जो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट है वो कितने का मिल रहा है उस दिन? 5,50,000। ठीक है, इसका मतलब क्या है जरा गौर से सुन लीजिएगा, एंड आई होप आप इसको बड़ी जल्दी ग्रास्प कर लोगे। 1 जनवरी को मैंने एक फॉरवर्ड लिया था ये कि मैं गाड़ी खरीद सकता हूं 5 लाख की
ऑन 31 दिसंबर। 30 जून को अगर यही फॉरवर्ड, सेम यही फॉरवर्ड कि मैं वही वाली गाड़ी खरीदना चाहता हूं ऑन 31 दिसंबर, अगर यही वाला फॉरवर्ड कोई और लेने जाता है तो उसको कितने का मिलता है? $550 का, 550 का। बात समझ रहे हो? अब मुझे आप लोगों ने जल्दी से सोच के बताना है कि यार ऐसा क्या हुआ है, मैं एक कॉन्ट्रैक्ट, और ये मैं हूं, ठीक है, मैं ये कॉन्ट्रैक्ट ले चुका हूं 1 जनवरी को, मेरे पास पड़ा है। वैसा ही कोई कॉन्ट्रैक्ट आज 6 महीने बाद कोई लेने जाता है तो उसे 550 का मिलता है। ऐसा क्या हो गया है? एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। स्पॉट वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, प्राइस बहुत ज़्यादा हकीकत में बढ़ गई है। जाहिर है जब आज 20 हो गई है तो कोई भी 550 जो है 5-20 से कम पे तो नहीं करेगा फॉरवर्ड, राइट? यानी कि लोग आज 550 पे ट्रेड कर रहे हैं। अब मुझे आप लोगों ने बताना है, आपके ख्याल में इस दिन 30 जून को मेरे पास जो कॉन्ट्रैक्ट है उसकी वर्थ कितनी है? व्हाट इज द फेयर वैल्यू ऑफ माय कॉन्ट्रैक्ट ऑन 30th जून? द करेक्ट आंसर इज 50। द करेक्ट आंसर इज 50, नॉट 550। ठीक, जो भी लोग 550 कह रहे हैं, बड़ा सिंपल है, बड़ा सादा सा जवाब है। आपने पैसे दे के गाड़ी लेनी है ना, मुफ्त तो गाड़ी नहीं लेनी। बोले, पैसे दे के लेनी है ना, राइट? जेब से पैसे देने हैं ना, 5 लाख रुपए, ठीक है। आज लेटेस्ट एस्टिमेशन क्या है कि वो गाड़ी 31 दिसंबर को कितने की होगी? 5.5 की, तभी उसका फॉरवर्ड 5.5 का मिल रहा है ना। क्या ख्याल है, हाँ या ना? तो अगर वो 5.5 की होगी और आप जेब से 5 लाख दोगे तो फिर आपके इस कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू 5.5 हुई या सिर्फ 50 हुई? एब्सोल्युटली। मैं गाड़ी की वैल्यू नहीं पूछ रहा आपसे, मैं कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू पूछ रहा हूँ, इस पीस ऑफ पेपर की वैल्यू पूछ रहा हूँ, जो सामने आपको पीस ऑफ पेपर नजर आ रहा है ये। अच्छा जी, ये हफ्सा कह नहीं है, समझ नहीं आई। हफ्सा, आपने मेरे साथ एक कॉन्ट्रैक्ट किया, आपने मेरा जो कंप्यूटर है वो मुझसे खरीदना है, ठीक है? दिस इज अ वेरी लेंथी कॉन्ट्रैक्ट, इसमें लिखा हुआ है जी के कंप्यूटर खरीदना है, राइट? से द कंप्यूटर इज वर्थ 250, ठीक है? और आपका कॉन्ट्रैक्ट, ये इसकी मार्केट वैल्यू है कंप्यूटर की, एंड आपका कॉन्ट्रैक्ट कहता है आपने 250,000 रुपीज मुझे कैश में देने, ठीक, और मुझसे कंप्यूटर खरीद लेना। सो कैश में 2,50,000 देने और मुझसे 2,50,000 रुपये का कंप्यूटर ले लेना है, राइट? What is the value of this piece of paper? How beneficial or loss making this piece of paper is to you? हाँ जी, what is the value of this piece of paper? अच्छा, zero. Everybody agrees zero है? Okay, now let me change this a little. मैं कहता हूँ ये 2,50,000 का नहीं ले सकती मेरे से, ये ले सकती हैं 2,20,000 का। तो 2,50,000 का कंप्यूटर है जो उसकी मार्केट वैल्यू 2,50,000 है, बट इस कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है कि ये 2,20,000 का मुझसे ले सकती हैं, राइट? सो हाउ बेनिफिशियल, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस कॉन्ट्रैक्ट? हाउ बेनिफिशियल दिस कॉन्ट्रैक्ट इज टू हर? द वैल्यू ऑफ दिस कॉन्ट्रैक्ट इज पॉजिटिव 30. ट्रू? Absolutely. And let's say अब इसको थोड़ा सा ट्विस्ट करते हैं, 220 का नहीं, 270 का ले सकती हैं। सो इसमें ले सकती नहीं है, लेंगी। सो इट्स नॉट एन ऑप्शन, it's an outright purchase, right? So it's not an option. लेंगी 270 का, right? So 270,000 का. Now, how beneficial or loss making this piece of paper is? This is a loss making 20, right? Is that correct? So this is how you value contracts. This is how fair value of contracts is determined.
ठीक है, आई होप के दिस क्लैरिफाइज द पॉइंट। ऑलराइट, फिर मुझे ये बताएं कि आप लोग मुझे कह रहे हैं कि इस कॉन्ट्रैक्ट की ये जो मेरा ये जो सवाल जो मैं करा रहा हूँ आपको, वापस सवाल की तरफ आ जाए। आप लोग कह रहे हैं 30 जून पे इसकी वैल्यू है 50,000। आप मुझे बताओ 31 दिसंबर पे इसकी वैल्यू कितनी है? फिर 31 दिसंबर पे कितनी है? 100,000। वेरी गुड। वाई? बिकॉज आज के दिन कोई भी अगर ये गाड़ी लेने जाता है या इसका कॉन्ट्रैक्ट करने जाता है तो 600,000 है, राइट? और मेरे पास कितने का कॉन्ट्रैक्ट है? 500,000 का। बात समझ आ रही है? ठीक है, सो यहाँ पे 100,000 है, यहाँ पे 50,000 है। यहाँ पे क्या होगी? 1 जनवरी पे इसकी वैल्यू क्या होगी? कौन बताएगा मुझे? 1 जनवरी पे इसकी वैल्यू 0 होगी। 1 जनवरी पे इसकी प्राइस, इसकी it is neither beneficial nor a loss making contract to us on 1st January, and please very carefully इसकी मैथमेटिक्स समझ लें। जब आप कहते हैं कि you have entered into a forward, तो आप उसे कभी भी उसकी स्पॉट वैल्यू से कंपेयर नहीं कर सकते unless you are standing on the maturity date, या unless today is, इसको ऐसे लिख देते हैं, unless today is 31st December, there is absolutely no purpose in comparing it to the spot value। हाँ या ना? आप उसे कंपेयर करेंगे कि आज के दिन 31st दिसंबर के ही कॉन्ट्रैक्ट्स किस प्राइस पे मिलेंगे। आज के दिन 31 दिसंबर के कॉन्ट्रैक्ट्स 5 लाख पे मिलते हैं। मेरे पास जो कॉन्ट्रैक्ट है वो भी 5 लाख का है, तो मेरे पास जो कॉन्ट्रैक्ट है वो ना नीदर बेनिफिशियल नॉर लॉस मेकिंग। हाँ या ना? अब यहां पे आ जाओ। यहाँ पे फे वैल्यू 50 कैसे डिटर्मिन हुई है? स्पॉट वैल्यू से कंपेयर करके तो डिटर्मिन नहीं हुई। कैसे डिटर्मिन हुई है? मेरे पास 500,000 वाला कॉन्ट्रैक्ट है, सेम वैसा ही कॉन्ट्रैक्ट कितने का मिल रहा है आज? 550 का। तो मुझे गेन कितने का है? मुझे फायदा कितने का है? 50,000 का, राइट? ज़हन क्लियर करना। यहाँ पे आते हैं। यहाँ पे एसेंशियली अगर मैं बात करूँ तो मेरे पास कॉन्ट्रैक्ट है 500,000 का। आज वैसा ही कॉन्ट्रैक्ट 6 लाख का मिल रहा है। चाहे मैं इससे कंपेयर कर लूं, चाहे मैं स्पॉट वैल्यू से कंपेयर कर लूं। वाई? यहां पे मैंने क्यों ऑप्शन दिया कि मैं चाहे इससे कंपेयर करूं चाहे स्पॉट से कंपेयर करूं? वाई? बिकॉज टुडे इज 31st दिसंबर। टुडे इट इज नो लॉन्गर अ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, इस दिन हमेशा ये दोनों वैसे ही बराबर होंगे। उसकी वजह ये है, उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि टुडे इज 31st दिसंबर। आई वॉन्ट टू बाय समथिंग ऑन 31st दिसंबर। ठीक है, एंड इफ 31st दिसंबर इज टुडे, देन इट इज एसेंशियली स्पॉट वैल्यू। हाँ या ना? इट्स नो लॉन्गर अ फॉरवर्ड। 31st दिसंबर को ये फॉरवर्ड रहा ही नहीं, ये तो स्पॉट का कॉन्ट्रैक्ट बन गया। हाँ या ना? बोले? तो यहाँ पे 100,000 पॉजिटिव। आई होप it is absolutely crystal clear in your brains. Good, very good. So पहली बात थी इसकी वैल्यू बना पाना। ठीक है, आपने बना लिया, आपने कहा जी इसकी वैल्यू जो है वो 100,000 सॉरी 0,000 है शुरू में, फिर 50,000 है और फिर 100,000 है। ऐसे ही है। अब है इसकी अकाउंटिंग करना जी। आइए जिसकी अकाउंटिंग कर लेते हैं। सबसे पहला है 1 जनवरी। 1 जनवरी को इसकी वैल्यू कितनी है? 0। बोले 0। तो 1 जनवरी को कोई एंट्री होगी? उसकी वैल्यू कुछ नहीं है। इनिशियली क्या होता है? इनिशियली क्या होता है? किस वैल्यू पे रिकॉर्ड होता है इनिशियली? फेयर वैल्यू पे। इनिशियली रिकॉर्ड होता है फेयर वैल्यू पे, राइट? इसका मतलब है इनिशियली देयर बी नो एंट्री, नो जर्नल। हाँ, अगर कोई ट्रांजैक्शन कॉस्ट होती,
अगर कुछ खर्चा किया होता है इस कॉन्ट्रैक्ट को एक्वायर करने के लिए, कुछ छोटा मोटा खर्चा होता है, तो उसको क्या करते? ट्रांजैक्शन कॉस्ट एक्सपेंस टू बैंक। फर्ज करें 1000 रुपया लगा होता है हमारा खर्चा टू गेट दिस कॉन्ट्रैक्ट, फर्ज कर लें, दिस इज जस्ट इमेजिन्ड। होता तो मैं ट्रांजैक्शन कॉस्ट एक्सपेंस टू बैंक कर देता, सिंपल। ओके, फिर 30 जून पे क्या होगा जी? फाइनेंशियल एसेट टू P&L 50,000 से, it is beneficial, it will be a financial asset। 31 दिसंबर पे क्या होगा जी? फाइनेंशियल एसेट टू P&L another 50,000। Why? बिकॉज अब इसकी फेयर वैल्यू क्या है? अब इसकी फेयर वैल्यू क्या है? नहीं सरमद नहीं होगी एंट्री। मैंने यही की है, नो जर्नल लिख के यही लिखने की कोशिश की है कि कोई एंट्री नहीं होगी, ठीक है। 1 जनवरी को बाय करने की कोई एंट्री नहीं होगी, ठीक। सो 100,000 P&L 50 से पहले हुआ, 50 से दोबारा हुआ, तो 100,000 बन गई ना वैल्यू इसकी, ठीक। अब 31 दिसंबर को one of two things can happen. There are two ways a derivative can be eventually settled, ठीक है। they can actually be three ways, ठीक है। if मैं अगर आपको complete knowledge दूं, 3 तरीके हो सकते हैं डेरिवेटिव को ख़त्म करने के। एक तो ये है कि आप उसे सेल कर दें, या इसको कहना चाहिए ट्रांसफ़र कर दें बिफोर मैच्योरिटी, ठीक है। अभी मैच्योरिटी आई नहीं और आप उसे आगे किसी को टका दें, देखेंगे ऐसा भी होता है, देखेंगे हम। दूसरा तरीका होता है आप उसे सेटल कर दें थ्रू एक्चुअल डिलीवरी। सेटल थ्रू एक्चुअल डिलीवरी का क्या मतलब होता है? ये डेरिवेटिव क्या खरीदने के लिए था? बोले गाड़ी। तो दूसरे तरीके की एंट्री क्या होगी? देखिएगा सब लोग, यहां देखें प्लीज। कार डेबिट, जो कि ऑब्वियसली पीपीई होगा मेरे लिए। बैंक क्रेडिट, फाइनेंशियल एसेट क्रेडिट। फाइनेंशियल एसेट 1 लाख से गया, बैंक 5 लाख दिए मैंने, और कार 6 लाख। कार की वैल्यू आज क्या है? 6 लाख। बैंक से 5 लाख गए, और ये मेरा फाइनेंशियल एसेट, डेरिवेटिव फाइनेंशियल एसेट 1 लाख से क्रेडिट हो गया। तो अगर सेटल होता है ये थ्रू एक्चुअल डिलीवरी, यानी कि गाड़ी मुझे वो, मैं जाके गाड़ी खरीद लेता हूं, मिल जाती है मुझे गाड़ी, तो ये किया जाएगा, ठीक है। और तीसरा तरीका होता है सेटल थ्रू नेट कैश। नेट कैश का मतलब बता देता हूं। हम उसे कहते हैं दूसरी पार्टी से कि यार कॉन्ट्रैक्ट हमारे लिए बेनिफिशियल है या तुम्हारे लिए। फर्ज करें आपने गाड़ी खरीदने का कॉन्ट्रैक्ट किया है, तो ये हमारे लिए बेनिफिशियल है या तुम्हारे लिए, कि जिसको फ़ायदा हो रहा है वो पैसे ले ले और दूसरा बंदा पैसे दे दे। यानी कि मैं उससे कहूँगा यार मुझे गाड़ी नहीं चाहिए, सच्ची बात है, मैंने तो स्पेकुलेशन के लिए किया था, मैं कौन सा कोई गाड़ी में इंटरेस्टेड था, ठीक है। मुझे गाड़ी नहीं चाहिए, मुझे तो ड्राइविंग भी नहीं आती है, ठीक है। तो मैं उसे कहूँगा मुझे पैसे दे दो बैंक 100,000, और फाइनेंशियल एसेट में क्रेडिट कर दूंगा 100,000। दैट्स इट। बात समझ रहे हैं? डेरिवेटिव 3 में से किसी एक तरीके से सेटल होगा। पहला तरीका क्या होता है वो भी मैंने आपको नहीं बताया, है ना। बाकी दोनों भी मैंने आपको बता दिए। डेरिवेटिव्स में ना जनरली जो है वो नेट कैश सेटलमेंट होती है। सिर्फ जो डेरिवेटिव्स बैंक्स या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के साथ किए जाते हैं फॉर करेंसीज, उनके लिए उनमें जो है वो प्रॉपर एक्चुअल डिलीवरी की सेटलमेंट होती है। जनरली डेरिवेटिव्स में नेट कैश सेटलमेंट होती है। अब आपने यहाँ से बैठ के क्रूड ऑयल का फ्यूचर लिया हुआ है अमेरिका की एक डेरिवेटिव एक्सचेंज पे, ठीक है।
तो आप कहाँ अमेरिका से ऑयल मंगवाते फिरोगे या उधर भिजवाते फिरोगे? इतनी तो आपको वो गेन नहीं हुआ होगा जितना आपको ट्रांजिट पे कॉस्ट पड़ जाएगी। ठीक है। ऑलराइट जी, हमारा थर्ड टॉपिक है जो हमने देखना है वो है अकाउंटिंग फॉर फ्यूचर्स। जैसे कि मैंने आपसे बताया कि फ्यूचर्स भी एक डेरिवेटिव की ही टाइप है, और अगर इन फ्यूचर्स का इस्तेमाल स्पेकुलेशन के लिए किया जाए तो इनकी अकाउंटिंग कैसे करनी है ये हमें बताती है एग्जाम्पल का नाम है फ्यूचर्स, लिखी है पेज 52 ऑफ द नोट्स पर। काइंडली यहाँ पर पॉज कीजिए, जाइए वो एग्जाम्पल पहले पढ़िए, उसके बाद आगे बढ़िए प्लीज़। अच्छा जी, कहते हैं एबीसी लिमिटेड वांटेड टू स्पेकुलेट ऑन द डिक्रीजिंग प्राइसेस ऑफ ऑयल। एबीसी लिमिटेड को लग रहा है कि ऑयल की प्राइस गिर जाएगी। अच्छा, 1 जनवरी 2016 को उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट किया जिसके तहत वो सेल कर रहे हैं। मैं पहले भी आपको ये बात बता चुका हूँ कि कब बाय करते हैं और कब सेल का कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। सो जिसके मुताबिक वो सेल कर रहे हैं 200 बैरल्स ऑफ ऑयल ऑन 31 दिसंबर 2016। द मार्केट वैल्यू ऑफ ऑयल एंड फ्यूचर प्राइसेस वर एज फॉलोज। ठीक है, 1 जनवरी, 30 जून, 31 दिसंबर, फी बैरल क्या प्राइस ऑयल की थी स्पॉट और उस फ्यूचर की थी, वो सब बताई हुई है। ठीक है, आपने मुझे बताना है कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट मैंने लिया है इसकी फेयर वैल्यू क्या है तीनों डेट्स पे। 1 जनवरी की, 1 जनवरी की व्हाट इज द फेयर वैल्यू ऑफ माय कॉन्ट्रैक्ट ऑन द 1 जनवरी? ज़ीरो, एब्सोल्युटली। किसी का कोई क्वेश्चन? अगर किसी के भी जहन में ये ख्याल है कि 2000 पर बैरल इनिशियल वैल्यू होनी चाहिए, ठीक, तो प्लीज़ इस ख्याल को रद्द कर दें। आप 1 जनवरी की कीमत को 31 दिसंबर की कीमत से कंपेयर नहीं कर सकते। वाई? आपका कॉन्ट्रैक्ट कहता है, ये आपका कॉन्ट्रैक्ट है, ये कहता है कि आप 2000 बैरल था ना, 200 बैरल, आप 200 बैरल्स सेल कर सकते हो। कब, किस डेट पे? 31 दिसंबर पे। आज 1 जनवरी पे ऑयल की कीमत है स्पॉट, 1 जनवरी पे स्पॉट ऑयल की कीमत है 15,000 पर बैरल। ठीक, आपका कॉन्ट्रैक्ट है फॉर 13,000 पर बैरल। आप कैसे इन दो कीमतों को कंपेयर कर सकते हो? इन दो कीमतों में 12 महीने का गैप है। 15,000 आज की कीमत है, 13,000 12 महीने बाद के कॉन्ट्रैक्ट की, 12 महीने बाद के कमिटमेंट की कीमत है। इन दोनों का मौजना कैसे हो सकता है? पहले तो ये चीज समझें, राइट? आप दो मिलती जुलती चीजों को कंपेयर कर सकते हो ना। आप बेसिकली इसकी कीमत बनाने के लिए कहोगे क्या? आप कहोगे यार आज कोई भी बंदा एक सिमिलर कॉन्ट्रैक्ट करता है 200 बैरल्स, आज मींस टुडे 1 जनवरी, 200 बैरल्स ऑयल सेल करने की बात करता है और उसी डेट पे बात करता है 31 दिसंबर पे, तो उसको क्या रेट ऑफर होता है? आज के दिन क्या रेट ऑफर होता है? उसे 13,000 ही ऑफर होता है। ज़ाहिर है मार्केट में कीमत ही ये चल रही है उस फ्यूचर की, तो उसे 13,000 ही ऑफर होता है। मुझे भी 13,000 ही ऑफर होता है, उसे भी 13,000 ही ऑफर होता है। तो मेरे कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा क्या कोई खूबी है या कोई ग्रेटनेस है? अगर ये समझ आ गया है तो फिर ये मुझे बताएं कि 30 जून पे मेरे इस कॉन्ट्रैक्ट की कीमत क्या होगी? व्हाट विल बी द फेयर वैल्यू ऑफ माय कॉन्ट्रैक्ट ऑन 30 जून? एब्सोल्युटली 2000 मल्टीप्लाइड बाय 200 बैरल, है ना, प्लस 2000 ही होगा। हाँ, ये भी बड़ा ज़रूरी है। सरमद ने बड़ा अच्छा पॉइंट एक रेस किया है, बहुत ही अच्छा पॉइंट रेस किया है। ये प्लस है या नेगेटिव है ये भी आपको मुझे बताना चाहिए। ठीक है, इट्स अ पॉजिटिव 2000। ठीक है, इट्स अ पॉजिटिव 2000। ठीक है, हाउ इज इट अ पॉजिटिव 2000? गेन कैसे है मुझे? पॉजिटिव से मुराद क्या है? मेरे लिए बेनिफिशियल है ये, राइट? हाउ इज इट अ पॉजिटिव? हाउ इज इट बेनिफिशियल फॉर मी? जी एब्सोल्युटली, मैं 13 का बेच सकता हूँ, दुनिया वही चीज़ 11 की बेच सकती है।
मेरे लिए फ़ायदा है या नहीं? फ़ायदा है। इसका मतलब है सस्ता खरीद सकने में फ़ायदा होता है और महंगा बेच सकने में फ़ायदा होता है। वेरी वेरी सिंपल कॉमन सेंस, है ना? ठीक है, इसके लिए मुश्किल मुश्किल अंग्रेजी लिखने की ज़रूरत नहीं है। प्राइसेस आर डिक्लाइनिंग एंड दिस एंड दैट। ठीक है, आप कोई चीज़ ज़माने से दुनिया से सस्ती खरीद सको, फ़ायदा होता है, वर्सेस दुनिया आप कोई चीज़ महंगी बेच सको, फ़ायदा होता है। दैट्स इट। ठीक है, तो इसकी फेयर वैल्यू होगी 400,000। ठीक है, मैंने बीच में अभी भी कुछ बच्चों को लिखते देखा है 200,000 इंटू 11। प्लीज़ ऐसे ना करें, प्लीज़ कॉन्सेप्ट ठीक कर लें अपना। अच्छा जी, मुझे बताएं 31 दिसंबर को मेरे इस कॉन्ट्रैक्ट की क्या वैल्यू है? पॉजिटिव नेगेटिव के साथ बताइएगा। पॉजिटिव 600,000, बेहतरीन। प्लस 3K इंटू 200 इज इक्वल टू 600,000। वेरी वेरी नाइस। ठीक है, सो आई होप द कॉन्सेप्ट इज क्लियर। ठीक है, ऑलराइट। सो 0, 400 और 600 कीमत बन गई है। ठीक है, तो मैं अगली स्लाइड के ऊपर इसे सॉल्व कर देता हूँ। 1 जनवरी पे क्या एंट्री होगी जी, सब बताएं मुझे। क्या जर्नल होगा 1 जनवरी पे, जल्दी से बताएं। नथिंग। 30 जून फाइनेंशियल एसेट टू P&L कितने से? 4 लाख से। 31 दिसंबर फाइनेंशियल एसेट टू P&L कितने से? 2 लाख से। अच्छा, फिर 31 दिसंबर को बताएं जी, कौन से 3 तरीके हैं जिनसे कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो सकता है? 3 तरीके होते हैं ना डेरिवेटिव को ख़त्म करने के, ट्रांसफ़र से, नेट से या एक्चुअल डिलीवरी से। ठीक है, अगर मैं कहूं कि नेट कैश सेटलमेंट हुई है 31 दिसंबर को, तो क्या एंट्री करेंगे आप? बैंक टू फाइनेंशियल एसेट, एब्सोल्युटली। कितने से, कौन बताएगा? 6 लाख से। मुझे नेट 6 लाख का फ़ायदा, मैं उससे कहूँगा यार तुम मुझे 6 लाख दो ना, मेरे पास क्रूड ऑयल है और ना मैंने बेचना है, ना तुमने ख़रीदना है, राइट? तो हम तो दोनों सट्टेबाजी कर रहे थे। क्या ख्याल है? ऐसे ही है ना? आपने फ्यूचर कहाँ से लिया होगा? डेरिवेटिव एक्सचेंज से। डेरिवेटिव एक्सचेंज 200 बैरल क्रूड ऑयल का क्या करेगा? उसने बिल्डिंग जलानी तो नहीं है अपनी। क्या ख्याल है? ना उसको क्रूड ऑयल चाहिए था और ना ही मेरे पास था क्रूड ऑयल के मैं बेच सकूं। गुड। सो अब हम आगे बढ़ रहे हैं टुवर्ड्स और फोर्थ टॉपिक, विच इज़ अकाउंटिंग फॉर ऑप्शंस व्हेन अगेन दे आर यूज्ड फॉर स्पेकुलेशन। जैसे कि मैंने आपको बताया, अकाउंट ऑप्शन इज़ अ टाइप ऑफ अ डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट, और अगर वो स्पेकुलेशन के लिए इस्तेमाल हो तो उसकी अकाउंटिंग कैसे होती है, अब हम देखने जा रहे हैं। इसके लिए आप ऑप्शंस के नाम से एक एग्जांपल है पेज 51 ऑफ योर नोट्स पर। यहाँ पर पहले सब लोग पॉज कीजिए और वहाँ जाकर वो एग्जांपल पढ़िए, उसके बाद आगे बढ़िए प्लीज़ अपने लेक्चर में। ऑप्शंस वाला सवाल ये है कि एबीसी लिमिटेड ने एक्वायर किए ऑप्शंस, और कितने ऑप्शंस हैं या ऑप्शंस के तहत कितने शेयर्स खरीद सकते हैं वो? 100,000 शेयर्स। सो 100,000 शेयर्स खरीद सकते हैं, 100,000 शेयर्स बाय कर सकते हैं। ऑप्शन टू बाय है। ठीक है, कितनी प्राइस पे? एट रुपीज़ 15 पर शेयर। ठीक है, किस तारीख को? ठीक है, ये नहीं लिखा हुआ कि किस तारीख को, है ना? ओके, बट समवेयर इन द फ्यूचर। ये सवाल में लिखा हुआ नहीं है, क्लियर नहीं है कि किस तारीख को। लिखा होना चाहिए था मैंने, बट समवेयर इन द फ्यूचर, राइट? अच्छा जी, उसने एक्चुअली ऑप्शन एक्सरसाइज कब किया, यानी कि शेयर खरीदे कब, ये लिखा हुआ है बहरहाल सवाल में। ऑप्शंस उसने लिए थे 1 जनवरी 2012 को, और उनको एक्सरसाइज कब किया है, यानी कि उसके अगेंस्ट शेयर्स कब लिए हैं? 1 फरवरी 2014। ठीक है, बेहतरीन। अच्छा जी, सो दी ऑप्शंस जो है जिस दिन एक्सरसाइज हुए उस दिन उसकी शेयर प्राइस जो थी, मार्केट प्राइस, शेयर प्राइस जो थी वो थी
₹20। ठीक है, और जिस दिन ऑप्शन हमने लिए थे उस दिन शेयर प्राइस क्या थी? 15। अच्छा, पहली तो बात ये समझ लें कि ये सिर्फ एक कोइंसिडेंस है, इट्स जस्ट अ कोइंसिडेंस कि ये दोनों सेम है। ठीक है, और इस सवाल में क्योंकि मैंने आपको दो तरीके सिखाने हैं तो कोइंसिडेंस करना मेरे लिए ज़रूरी था ये। ठीक है, अदरवाइज ज़रूरी नहीं होता कि जो आज की शेयर प्राइस है उसी के ऊपर ऑप्शन इशू किया जाए। आज 15 की प्राइस है तो 20, 22, 12, 13, 10, 9, 8 कहीं पे भी किसी भी वैल्यू के ऊपर ऑप्शंस जो हैं, किसी भी एक्सरसाइज प्राइस के ऊपर ऑप्शंस जो हैं वो इशू किए जा सकते हैं। क्लियर है? अच्छा, बिफोर सॉल्विंग द ऑप्शंस वाला एग्जांपल, मैं कुछ ऑप्शंस से रिलेटेड कुछ टर्म्स हैं, कुछ बातें हैं वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। ये है ऑप्शन टू बाय। ठीक है, ऑप्शन टू बाय समथिंग को कहते हैं कॉल ऑप्शन। एंड ऑप्शन टू सेल समथिंग को क्या कहते हैं, पता है किसी को? पुट ऑप्शन। वेरी गुड। ठीक है, ये ऑप्शन हमारे पास है, ये ऑप्शन हमारे पास है। जिसके पास ऑप्शन होता है वो उसे कहता है ये मेरा परचेज्ड ऑप्शन है। ठीक है, परचेज्ड ऑप्शन। ठीक है, और जिसने वो ऑप्शन इशू किया होता है, ठीक है, ज़ाहिर है अब ये ऑप्शन हो सकता है ये जो कंपनी है एक्स लिमिटेड, इसने इशू किया हो कि जी आप मेरे ऑप्शंस, मेरे शेयर ऑप्शंस है, मैं इशू कर रहा हूं। ठीक है, आप मेरे शेयर्स खरीद सकते हैं एट अ फ्यूचर डेट। जिस बंदे ने इशू किया होता है वो उसे कहता है रिटन ऑप्शन। यानी कि ऑप्शन का जो इशूअर होता है वो उसे क्या पुकारता है, ये रिटर्न ऑप्शन है, और जो ऑप्शन का होल्डर होता है वो उसे क्या पुकारता है, परचेज ऑप्शन। फिर ऑप्शंस की मजीद जो इकसाम है वो है अमेरिकन, ये नाम है वैसे, अमेरिकन, यूरोपियन एंड बरमूदन। ये इन जगहों के नहीं है, ये वैसे ही नाम इनके रखे हुए हैं इन्होंने। यूरोपियन ऑप्शंस जो होते हैं वो एक ख़ास स्पेसिफिक डेट के ऊपर एक्सरसाइज किए जा सकते हैं, उनकी एक डेट असाइन कर दी जाती है कि ये इस डेट को एक्सरसाइज किए जाएंगे। ठीक है, फर्ज करें इस ऑप्शन में लिखा होता कि आप इसको सिर्फ 1 फरवरी को ही एक्सरसाइज कर सकते हैं, तो ये कौन सा ऑप्शन होता? यूरोपियन, बिल्कुल ठीक है। अमेरिकन ऑप्शन में एक एक्सपायरी डेट बताई जाती है और आप उसे अप टू एक्सपायरी डेट कभी भी एक्सरसाइज कर सकते हैं, कभी भी। ठीक है, फर्ज करें यहां बताया जाता है कि आप 1 फरवरी तक कभी भी, उससे पहले या वहां तक इसको एक्सरसाइज कर सकते हैं, तो ये कौन सा ऑप्शन हो जाता? अमेरिकन ऑप्शन होता। ठीक है, तीसरे होते हैं बरमूदन ऑप्शन। उनके अंदर एक स्टार्ट डेट और एक एक्सपायरी डेट दोनों बताई जाती है। उससे क्या मुराद होती है? दो डेट्स बताई जाती है कि आप इन ऑप्शंस को फर्ज कर लें 1 दिसंबर 2013 से लेके 1 फरवरी 2014 तक एक्सरसाइज कर सकते हैं, इन दो डेट्स के दरमियान एक्सरसाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कौन से ऑप्शन कहलाते? बरमूदन ऑप्शंस। बस ठीक है, बेहतरीन। अच्छा, आपके सवाल में मैं बता देता हूं, आप एनी टाइम अप टू 31 दिसंबर 14 तक इसे एक्सरसाइज किया जा सकता है। ठीक है, तो ये कौन से ऑप्शन बन जाएंगे? हाँ जी, आपके सवाल में जो है ये अमेरिकन ऑप्शन है। ठीक है जी, वेरी गुड, बेहतरीन। अच्छा, फिर ऑप्शन की, अब आप, मैं बेसिकली आपको सारी टर्म्स एंड टाइप्स रिलेटेड टू ऑप्शंस बता रहा हूँ। तो ऑप्शन की मजीद 3 इकसाम भी कही जाती हैं। ठीक है, बेस्ड ऑन कि उससे आपको फायदा हो रहा है, यानी अगर तो ऑप्शन आपके लिए बेनिफिशियल है, इफ इट इज बेनिफिशियल टू यू,
ऑप्शन आपके लिए बेनिफिशियल कब होता है? जब आप उसे किसी भी चीज को बाय कर सकते हैं एट लोअर देन मार्केट वैल्यू, और दूसरा क्या होगा, बोले जल्दी से बताएं, दूसरा क्या होगा? और सेल कर सकते हैं एट हायर देन मार्केट वैल्यू। यही होगा ना, आपके लिए ये बेनिफिशियल होगा। क्या ख्याल है? ठीक, बेनिफिशियल ऑप्शंस को कहते हैं इन द मनी ऑप्शंस। इन द मनी ऑप्शंस, ठीक है, नाम है। अच्छा, दूसरा हो सकता है आपको नो गेन नो लॉस हो रहा है इस पे। नो गेन नो लॉस कब होगा? जब आप किसी भी चीज को उस ऑप्शन के जरिए बाय या सेल कर सकते हैं एट इट्स मार्केट वैल्यू, है ना। ऐसे ऑप्शंस को कहते हैं एट द मनी ऑप्शंस। एंड फाइनली, अगर आपको ऑप्शन में लॉस हो रहा है, यानी कि आप चीज को बाय कर सकते हैं एट मोर देन मार्केट वैल्यू और सेल कर सकते हैं एट लेस देन मार्केट वैल्यू, है ना। तो आपको लॉस हो रहा है ना। लॉस वालों को क्या कहते होंगे आपके ख्याल में? हाँ, वो होना ऐसे ही चाहिए था, अंडर द मनी होना चाहिए था, बट आउट ऑफ मनी कहा जाता है इसे। इन एंड आउट से है ये, ठीक है, वो इन है तो ये आउट है, आउट ऑफ मनी ऑप्शंस। ठीक है, समझ गए? मुझे सिर्फ ये बताएं कि आपके ख्याल में जो आउट ऑफ मनी ऑप्शंस हैं उनको एक्सरसाइज करता होगा होल्डर या नहीं? एक्सरसाइज करता होगा या नहीं? जवाब है नो, ऑब्वियसली नो। ठीक है, आउट ऑफ मनी ऑप्शंस को जाहिर एक्सरसाइज नहीं किया जाता, और ऑप्शन का जो फायदा है एक्चुअली वो यही है। हम बात कर रहे थे ना कि जो फॉरवर्ड और फ्यूचर है उसमें तो फायदा भी हो सकता है और नुकसान भी हो सकता है। ऑप्शन का जो हकीकी फायदा है वो यही है, या उसका जो प्रिविलेज है ऑप्शन का वो यही है कि अगर आपके लिए नुकसानदेह है, आउट ऑफ मनी है, तो आप उसे एक्सरसाइज ना करें। ये सवाल देखा ये कि नेक्स्ट पार्टी या काउंटर पार्टी ऑप्शन इशू क्यों करती है, जिसको ऑप्शन राइटर कहते हैं, ठीक है, वो ऑप्शन इशू क्यों करता है? वो ऑप्शन इसलिए ऑफर करता है या इसलिए इशू करता है कि कई औकात उसको रियल लॉस नहीं हो रहा होता। जैसे ये कंपनी है, एक्स कंपनी, अब ये शेयर्स इशू कर रही है, ठीक है, शेयर ऑप्शन इशू कर रही है। अब इससे क्या होगा, इसको कमिटमेंट मिल जाएगी कि फ्यूचर में लोग इसके शेयर्स लेंगे, ठीक है। अब होता यह है कि इसको जब अगर इसके शेयर्स लोग कम प्राइस पे खरीदेंगे तो हाँ, एक अपॉर्चुनिटी लॉस तो है कि जी यही शेयर्स में ज्यादा कीमत की बेच सकती थी, ठीक है, लेकिन कोई रियल लॉस नहीं है, कोई जेब से रियल पैसे नहीं जा रहे, नंबर वन। नंबर टू ये होता है कि ऑफन इसको एज अ कॉम्पनसेशन इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शंस को नॉर्मल लोगों के साथ ट्रांजैक्शंस में नहीं इस्तेमाल किया जाता, अक्सर कॉम्पनसेशन के थ्रू इस्तेमाल किया जाता है। फॉर एग्जांपल, क्रूड ऑयल के ऊपर आपको ऑप्शंस रेयर मिलेंगे, ठीक है। हाउएवर एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम्स आपको बहुत सारी मिलेंगी, ठीक है। तो कंपनीज एज ए कॉम्पनसेशन इसे इस्तेमाल करती हैं, एम्प्लॉयज को देती हैं, ठीक है। तो दूसरी पार्टी को फिर इसका फायदा होता है, और जाहिर है कंपनी जो है वो इसको यूज कर रही होती है एज एन अल्टरनेटिव टू कैश सैलरी, ठीक है। तीसरी चीज ये होती है कि इसकी प्राइसिंग ऐसे की जाती है कि जो राइटर होता है वो सिक्योर्ड होता है। वो प्राइसिंग इतनी कह ले इतनी कंजर्वेटिव रखता है कि अनलेस के मार्केट बहुत ही वॉलेटाइल बिहेव करे, जो ऑप्शन राइटर होता है उसको जनरली नुकसान नहीं होता, उसकी प्राइसिंग काफ़ी कंजर्वेटिव रखी जाती है, ठीक है। इसीलिए जो लोग स्पेकुलेट करते हैं वो जनरली फ्यूचर्स के थ्रू स्पेकुलेट करते हैं, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स के थ्रू, ठीक है, वो ऑप्शंस के थ्रू स्पेकुलेट नहीं करते। डन जी। अच्छा जी, सो फेयर वैल्यू ऑफ द ऑप्शन जो है आपको मालूम होनी चाहिए। फेयर वैल्यू ऑफ द ऑप्शन आपको मालूम होनी चाहिए सारी डिफरेंट डेट्स के ऊपर, ठीक है। सो आपको मालूम होनी चाहिए 1 जनवरी 2012 पे जब आपने लिए, ठीक है।
फिर 31 दिसंबर 2012 पे आपको फेयर वैल्यू मालूम होनी चाहिए ऑप्शंस की। आपको 31 दिसंबर 2013 पे मालूम होनी चाहिए, जो दूसरा ईयर एंड है। एंड देन फाइनली आई थिंक आपने 1 फरवरी 2014 को उन ऑप्शंस को एक्सरसाइज किया है, तो यहाँ पे भी आपको उसकी फेयर वैल्यू मालूम होनी चाहिए। ऐसे ही है ना, फेयर वैल्यू ऑफ द ऑप्शन आपको मालूम होनी चाहिए इन तमाम डेट्स पे। ठीक है, आप इस सवाल को देखो, आप मुझे बताओ, हम मैंने फेयर वैल्यू ऑफ द ऑप्शन आपको दी हुई है इन तमाम डेट्स पे या नहीं? सवाल देख के जल्दी से बताएं। मैंने आपको फेयर वैल्यू ऑफ द ऑप्शन नहीं दी हुई, इसका इसका सही जवाब है नो। और मैंने आपको फेयर वैल्यू ऑफ द ऑप्शन नहीं दी हुई जी, मैंने आपको शेयर प्राइस दी हुई है। ठीक है ना, सारी डेट्स के ऊपर शेयर प्राइस और फेयर वैल्यू ऑफ द ऑप्शन में ऑब्वियसली फ़र्क है। शेयर प्राइस तो शेयर की कीमत है, जैसे गाड़ी की कीमत थी, वो तो वो स्पॉट वैल्यू ऑफ द शेयर है। ठीक है, ऑप्शन की प्राइस नहीं है ये। ठीक है, सो फेयर वैल्यू ऑफ द ऑप्शन जो है वो कैलकुलेट होती है। ठीक है, उसके लिए डिफरेंट मॉडल्स हैं, जैसे फॉर एग्जांपल वन ऑफ द कॉमन मॉडल्स जो पढ़ाया जाता है वो एक ब्लैक स्कोल्स मॉडल है टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एन ऑप्शन। ठीक है, हाउएवर what you must understand is that जो ऑप्शन की वैल्यूएशन है, यानी कि इवन द ब्लैक स्कोल्स मॉडल या इस तरह के दीगर मॉडल्स जो हैं, ये सिरे से पूरे सीए के कोर्स में ही नहीं है। ठीक है, सो ऑप्शन की जो वैल्यूएशन है, ऑप्शन की फेयर वैल्यू बनाना, ये पूरे सीए के कोर्स में ही नहीं है। ना सिर्फ ये कि एएफआर के कोर्स में नहीं है, ये बीएफडी के कोर्स में भी नहीं है, एमएसएस के कोर्स में भी नहीं है, तो ये सिरे से पूरे सीए के कोर्स में ही नहीं है। ठीक है, दैट इज़ द फर्स्ट पॉइंट। द सेकेंड पॉइंट बीइंग के अगर फेयर वैल्यू ऑफ द ऑप्शन दी होती यहाँ पे, तो हम उसे सीधा सीधा इस्तेमाल कर लेते हैं। सो फर्स्ट करें, अगर फेयर वैल्यू ऑफ द ऑप्शन दी होती और यहाँ लिखा होता से यहाँ पे ₹2, ₹3, मे बी 2.5 एंड से ₹3.5, अगर ऐसे दी होती, फ़र्ज़ करें, वैसे ही कह रहा हूँ, तो हम सीधा सीधा उसको इस्तेमाल कर लेते। ठीक है, यहाँ पे चूंकि फेयर वैल्यू ऑफ द ऑप्शन नहीं दी हुई, और उसको इस्तेमाल कैसे करते, आपको पता ही है कैसे करते हैं। आप मल्टीप्लाई करते हैं विद द नंबर ऑफ शेयर्स, और आप सीधा सीधा उसे उसकी फेयर वैल्यू बना लेते हैं, और उसके ऊपर एक फाइनेंशियल एसेट रिकॉर्ड कर लेते हैं। ठीक है, जो भी गेन लॉस आता है पीएनएल में ले जाते हैं। ठीक है, आई होप दिस इज सिंपल इनफ। हाउएवर जब किसी भी ऑप्शन की, और ये स्पेसिफिकली बात ऑप्शन के लिए है, अगर फेयर वैल्यू ना दी हो और वो अमेरिकन ऑप्शन हो जैसे हमारे केस में है, तो आप उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं सिर्फ एफआर के पेपर के लिए। ठीक है, और उस इंट्रिंसिक वैल्यू के ऊपर उस ऑप्शन को वैल्यू कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर वो ऑप्शन हो और वो अमेरिकन ऑप्शन हो, तो सिर्फ एफआर के पेपर के लिए आप उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू कंप्यूट कर सकते हैं और उस इंट्रिंसिक वैल्यू के ऊपर उसे वैल्यू कर सकते हैं। ठीक है, इंट्रिंसिक वैल्यू जो आईवी मैंने लिखा है, ये क्या है? इंट्रिंसिक वैल्यू की डेफिनेशन है, इंट्रिंसिक वैल्यू is the delta of, is the difference of share price and exercise price. ठीक है, which means the value, the spot price of the commodity, इसको share price की बजाय कहना चाहिए spot price of the commodity, है ना, जो आप बाय कर सकते हैं, माइनस एक्सरसाइज प्राइस। बेसिकली क्या है? प्राइस at which you can buy under the option. You can buy, this is called the intrinsic value. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मुझे कौन बताएगा 1 जनवरी पे अगर इस फार्मूला को लगाया जाए तो इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू क्या बनती है, बताएं। 1 जनवरी पे शेयर प्राइस भी 15 है और एक्सरसाइज प्राइस भी 15 है, तो इंट्रिंसिक वैल्यू क्या बनी? 0। ओके, 31 दिसंबर 2012 पे बताएं। शेयर प्राइस इज 25, एक्सरसाइज प्राइस इज 15, तो ये बन गई 10। ठीक है जी, 31 दिसंबर 2013 पे 13, so share price is 28, exercise price is 15, this means 13. Okay, and then finally 1st February 2014 पे
हाँ जी, 1 फरवरी 2014 पे 5 शेयर प्राइस इज 20 एंड एक्सरसाइज प्राइस इज 15, तो ये बन गई 5। ठीक है, सो इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ द ऑप्शन जो है वो सिर्फ और सिर्फ तब इस्तेमाल किया जा सकता है जब उसकी फेयर वैल्यू अवेलेबल ना हो। ठीक है, फेयर वैल्यू कभी भी आपसे कोई कंप्यूट सीए के एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव से कोई कंप्यूट नहीं करवा सकता, बिकॉज वो सीए के कोर्स का हिस्सा नहीं है। ठीक है, ऑप्शन की फेयर वैल्यू कैलकुलेट करना। इज दिस क्लियर? गुड। अच्छा जी, अब मैंने इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ द ऑप्शन कंप्यूट कर ली। ठीक है, मैं फेयर वैल्यू की जगह एज एन अल्टरनेटिव मैं इंट्रिंसिक वैल्यू इस्तेमाल करूंगा। तो मुझे बताइए 1 जनवरी पे क्या जर्नल एंट्री पास की जाएगी? 1 जनवरी 2012 पे, जल्दी से बताएं। नथिंग, नन। अगर कोई ट्रांजैक्शन कॉस्ट होती तो उसका क्या कर देते? अगर कोई ट्रांजैक्शन कॉस्ट होती तो उसे एक्सपेंस आउट कर देते। ठीक है, फिर बात करते हैं 31 दिसंबर 2012 की। 31 दिसंबर 2012 का बताइए क्या जर्नल एंट्री पास की जाएगी? जल्दी से। इंट्रिंसिक वैल्यू, ये फवाद का क्वेश्चन सुन लें। कह रहे हैं कि क्या ये यूरोपियन और बर्मुदन ऑप्शंस पे भी इंट्रिंसिक वैल्यू का कॉन्सेप्ट अप्लाई किया जा सकता है? किया जा सकता है, बट वो उतना सही और करीब नहीं होगा उसकी फेयर वैल्यू से। ठीक है, किया जा सकता है। जाहिर है मैं नहीं समझता कि आपके एग्जामिनर को कोई इतनी अच्छी डिटेल्स में इसकी पता होंगी। वो हो सकता है आपसे एक्सपेक्ट करे कि आप यूरोपियन या बर्मुदन ऑप्शंस पे भी इंट्रिंसिक वैल्यू का कॉन्सेप्ट अप्लाई कर दें, बट I think the right answer to this is कि किया जा सकता है, but with far less precision as compared to an American option. ठीक है, अमेरिकन ऑप्शन में इंट्रिंसिक वैल्यू करीब तरीन होती है फेयर वैल्यू के। ठीक है, सो 31 दिसंबर 2012 पे आप लोग सारे कह रहे हो फाइनेंशियल एसेट टू पीएनएल कर दें। कितने से कर दें? कितने कितने ऑप्शन कितने शेयर्स खरीद सकते थे जी हम इसके जरिए? 100,000 है ना। सो 10 इंटू 100K, 10 इंटू 100K इज व्हाट? 1000K है ना। 1 मिलियन बन गया ना। बिल्कुल, सो 1 मिलियन बन गया फाइनेंशियल एसेट टू पीएनएल 1 मिलियन। इसी तरह फिर 31 दिसंबर 2013 पे, ठीक है, 31 दिसंबर 2013 पे क्या बनेगा जी? अगर मैं इसको इंटू 100K करूँ तो 1300K, तो ये बनेगा फाइनेंशियल एसेट टू पीएनएल नॉट 1300K, सॉरी, ये 300K बनेगा इसके ऊपर जी, क्योंकि वो 1000 के तो ऑलरेडी है ना। ठीक है, फिर 1 फरवरी 2014 पे आ जाते हैं। यहाँ क्या जर्नल एंट्री पास होगी? 5 इंटू 100K, 500K पे लाना है हमने इसे, तो एंट्री रिवर्स होगी, है ना। पीएनएल टू फाइनेंशियल एसेट, क्या ख्याल है? 800,000 से, है ना। यहाँ पे सिर्फ एक चीज़ का ख्याल रखना है, चूँकि ये ऑप्शन है तो ये लाइबिलिटी नहीं बन सकता। फॉरवर्ड्स एंड फ्यूचर्स जो हैं वो फाइनेंशियल लाइबिलिटी तो ज़रूर बन सकते हैं, बट चूँकि ये ऑप्शन है तो लाइबिलिटी नहीं बन सकता। ठीक है, फाइनेंशियल लाइबिलिटी में कन्वर्ट नहीं हो सकता, बिकॉज ऑब्वियसली ऑप्शन पे आपको पता है देयर इज ऑलवेज एन ऑप्शन कि इफ़ यू विश टू नॉट एक्सरसाइज इट, आप ना करें बेशक एक्सरसाइज, है ना। ठीक है, अंडरस्टूड, वेरी गुड। अब आपको पता है 1 फरवरी 2014 पे इसका जो क्लोजर है वो 3 तरीक़ों से हो सकता है, बाय ट्रांसफ़र, बाय एक्चुअल डिलीवरी, बाय नेट कैश। ठीक है, मैं कहता हूँ इसका जो क्लोजर है वो बाय एक्चुअल डिलीवरी हो जाता है, फ़र्ज़ करें, तो क्या जर्नल किया जाएगा अगर इसका क्लोजर बाय एक्चुअल डिलीवरी होता है? तो इसकी एंट्री होगी जी इन्वेस्टमेंट डेबिट। ठीक है, आप ज़रा शेयर्स ख़रीद रहे हैं, फाइनेंशियल एसेट क्रेडिट और बैंक क्रेडिट। ठीक है, बैंक क्रेडिट इसलिए कि 15 रुपये तो आपने दिए ना स्टिल, तो बैंक आपने कितने से क्रेडिट करना है? आपने करना है 15 रुपीज़
इंटू 1 लाख इज 1500,000, राइट। फाइनेंशियल एसेट आपने कितने से क्रेडिट करना है? आपने क्रेडिट करना है फाइनेंशियल एसेट की जो वैल्यू है आज 500,000 से, जो वैल्यू इसकी है आज, ठीक है। और ज़ाहिर है इन्वेस्टमेंट डेबिट हो जाएगी 2 मिलियन से, ठीक है। दिस इज़ अ सिंपल इन्वेस्टमेंट, तो इसकी अकाउंटिंग होगी आपकी या FVTPL होगी या FVTOCI इक्विटी हो सकती है। आपको पता है दिस इज़ एन इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी, तो इसकी जो स्टैंडर्ड अकाउंटिंग है वो FVTPL है, यानी कि इनिशियली अपनी फेयर वैल्यू पे अपीयर होगी, ठीक है। अंडरस्टूड, गुड। सो मैंने अभी आपको ये पढ़ा दिया कि डेरिवेटिव्स की डेरिवेटिव्स क्या होते हैं, डेरिवेटिव्स के दो डिफरेंट यूजेस क्या होते हैं, स्पेकुलेशन एंड हेजिंग, ठीक है जी। सो स्पेकुलेशन की अकाउंटिंग हमने पढ़ ली है जी, ठीक है जी। अब मैं डेरिवेटिव से ही रिलेटेड एक कॉन्सेप्ट आपको पढ़ाने जा रहा हूँ, जिस कॉन्सेप्ट का नाम है एम्बेडेड डेरिवेटिव्स। ये हमारा 5th टॉपिक है। एम्बेडेड डेरिवेटिव बेसिकली एक छुपा हुआ डेरिवेटिव क्या होता है, कैसे होता है, ये देखेंगे। और ये देखेंगे कि उनकी अकाउंटिंग कैसे की जाती है, ठीक है ना। इसके लिए आपको पेज 52 पे एक एग्जाम्पल है, नोट्स के पेज 52 पे एग्जाम्पल है एम्बेडेड डेरिवेटिव के नाम से। यहाँ पॉज करके पहले वो एग्जाम्पल पढ़नी है। वो एग्जाम्पल जब आप पढ़ेंगे तो आपको ऐसे कुछ समझ नहीं आएगा, बहुत मुश्किल लगेगी, 2 बार पढ़िए उस एग्जाम्पल को, उसके बाद इंशाल्लाह फिर मैं आपको समझाता हूँ जी। embedded derivative. Now what is an embedded derivative? Embedded derivative एक फीचर होता है within a contract, ठीक है। जिस कॉन्ट्रैक्ट में ये फीचर शामिल होता है वो कॉन्ट्रैक्ट इटसेल्फ डेरिवेटिव नहीं होता, ठीक है। वो एक नॉन डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट होता है, ठीक है। वो कोई फॉरवर्ड फ्यूचर ऑप्शन नहीं होता, वो एक सादा कॉन्ट्रैक्ट होता है, ठीक है। बट ये जो फीचर होता है इसके तमाम कैरेक्टरिस्टिक्स जो होते हैं वो डेरिवेटिव वाले होते हैं। अब ये बात ऐसे समझ नहीं आती है, ऐसे इसका एहसास नहीं होता है कि एक्चुअली मैं कहना क्या चाह रहा हूँ जब तक इसकी मिसाल ना देखी जाए, ठीक है। इसलिए आइए मिसाल देखते हैं। अच्छा जी, सो यहाँ पे आपके पास जो मिसाल है वो मिसाल देखिए जी। क्या लिखा हुआ है, ए लिमिटेड ने इशू किए 1 मिलियन TFCs एट ₹100 पर TFC, ठीक है। अब अगर उसने TFC इशू किए तो TFC उसके लिए क्या होंगे, कौन बताएगा TFC क्या होंगे उसके लिए? उसकी बैलेंस शीट में एज अ फाइनेंशियल लाइबिलिटी नजर आएंगे, बिल्कुल ठीक है। TFC विल बी अ फाइनेंशियल लाइबिलिटी, ठीक है। सो उसने TFC इशू किए, TFC उसके लिए फाइनेंशियल लाइबिलिटी। और टाइप फाइनेंशियल लाइबिलिटीज आपको पता है TFC इज अ नॉन डेरिवेटिव फाइनेंशियल लाइबिलिटी, राइट, इट्स नॉट अ डेरिवेटिव, दैट वी ऑल नो, है ना। अच्छा जी, आगे देखते हैं। कहता है these TFCs have a coupon rate of 10% and are accounted for as financial liability at amortized cost, ठीक है। तो जनरली आपको पता है 99% लाइबिलिटीज वैसे भी amortized cost पे ही होती हैं, ठीक है। तो ये इसके ऊपर कूपन रेट है 10%, ठीक। और amortized cost फाइनेंशियल लाइबिलिटी है, ठीक है। आगे क्या कहता है, कहता है शो जर्नल एंट्रीज फॉर इनिशियल रिकग्निशन। जर्नल्स आपने बताने इफ क्या दो ऑप्शंस हैं या दो अलग अलग वो हैं पार्ट्स हैं इस क्वेश्चन के। नंबर 1 है द TFCs हैव एन इन्फ्लेशन लिंकेज फीचर। तो इनके अंदर एक ख़ास फीचर है, वो क्या है, इन्फ्लेशन लिंकेज का। मुराद उससे क्या है, दिस मीन्स दैट इफ द एवरेज जनरल रेट ऑफ इन्फ्लेशन इन द इकोनॉमी इज मोर देन 10% इन एनी ईयर, द कूपन रेट ऑफ द TFCs would be increased to 12% in that year to compensate the holders for high inflation. Similar TFCs without the inflation linkage feature have a fair value of ₹97 per TFC. ये बात समझ आई आपको या नहीं? It's a rather tricky thing actually. इस इन TFCs में एक फीचर है,
वो फीचर क्या कहता है? वो कहता है ये जो कूपन रेट है ना, ये 10% नहीं रहेगा, ठीक है। अगर किसी भी साल में इन्फ्लेशन ज़्यादा हुई, ठीक है, अफरात ज़र ज़्यादा हुई, तो ये कूपन रेट बढ़ के 12% हो जाएगा। और इन्फ्लेशन ज़्यादा होने का मेजर उसने क्या बताया? कैसे मेजर करेंगे कि इन्फ्लेशन ज़्यादा है? हाँ जी, जो इन रेट ऑफ इन्फ्लेशन है वो देखा जाएगा इकॉनमी में। अगर वो 10% से ज़्यादा है तो माना जाएगा कि जी इस साल इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है। और जिस साल इन्फ्लेशन ज़्यादा होगी उस साल कितना इंटरेस्ट दिया जाएगा? 10% नहीं दिया जाएगा, 12% दिया जाएगा। बात समझ आ रही है नहीं? ठीक है। सो एक कॉन्ट्रैक्ट है, लेकिन उसके अंदर एक फीचर मौजूद है। अब देखना यह है कि क्या ये फीचर डेरिवेटिव की तमाम खसूसियात पूरी करता है या नहीं। डेरिवेटिव की 3 खसूसियात क्या होती थी? फ्यूचर डेट पे सेटल होता था, ये भी फ्यूचर डेट में ही होगा, पता जब फ्यूचर में पता चलेगा ना, ठीक है। वैल्यू उसकी गेन या लॉस चेंज होता था डिपेंडिंग ऑन वैल्यू ऑफ सम कमोडिटी। यहां पे क्या है, किस चीज की वैल्यू के चेंज होने से गेन या लॉस बदलेगा? इन्फ्लेशन के, इन्फ्लेशन के बदलने से, एब्सोल्युटली। और तीसरा होता था उसको खरीदने के लिए इनिशियल इन्वेस्टमेंट या तो बिल्कुल नहीं करनी पड़ी या थोड़ी सी करनी पड़ी। यहाँ पे क्या ख्याल है, इस फीचर को खरीदने के लिए जो जिसने भी इसको खरीदा है उसने इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितनी की है? 3 रुपए की है। 3 रुपए की है, उसने 3 रुपए की है। कैसे भला? इस फीचर के बगैर, बगैर कैसे लिखते हैं? बगैर, ये टीएफसी मिलता है 97 का। इस फीचर के समेत ये टीएफसी मिलता है 100 का। इसका मतलब है इस फीचर के लिए कितने पैसे दिए गए हैं? 3 रुपए। ऐसा है या नहीं? तो क्या ये कैरेक्टरिस्टिक्स, तमाम कैरेक्टरिस्टिक्स जो एक डेरिवेटिव के होते हैं वो फुलफिल करता है? जवाब है हाँ। तो ये एक ऐसा फीचर है जो एक ऐसे कॉन्ट्रैक्ट में है जो नॉन डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट है, लेकिन इस फीचर की जो खसूसियात हैं वो सारी डेरिवेटिव वाली हैं। तो इस फीचर को क्या कहा जाएगा? इस फीचर को क्या कहते हैं? क्या नाम है इसका? बोलें। एम्बेडेड डेरिवेटिव। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। इसी तरह इसका बी पार्ट पढ़ते हैं। बी पार्ट पढ़ते हैं जी। बी पार्ट क्या है? द टीएफसीज हैव एन इक्विटी इंडेक्सिंग फीचर। अच्छा जी, ये क्या फीचर होता है? कहता है दिस मीन्स दैट इफ द एवरेज मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर्स ऑफ ए लिमिटेड fall below rupees 100 per share in any year, ठीक है, the coupon rate of the TFCs would be increased to 12% in that year to compensate the holders for financial gearing risk। ठीक है, तो अगर उसके शेयर्स की कीमत गिर गई, ठीक है, मार्केट प्राइस गिर गई, तो कूपन रेट को 12% कर दिया जाएगा। ठीक है, Similar TFCs without the equity indexing feature have a fair value of rupees 98 per TFC। Again वही सवाल है मेरा आपसे, क्या ये वो जो 3 कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं पूरे कर रहा है? फ्यूचर में सेटल होगा, वैल्यू गेन या लॉस डिपेंड करता है इक्विटी की वैल्यू पे, है ना। और इसकी जो कीमत है, कितनी कीमत दे रहे हैं जी इसको इनिशियली एक्वायर करने के लिए? 2 रुपए। बिल्कुल सही, अब आपको समझ आ गई, अब आपका कॉन्सेप्ट बन गया। गुड, 2 रुपए, क्योंकि इसके समेत 100 रुपए कीमत है और इसके बगैर 98 रुपए कीमत है। ठीक है, तो टेक्निकली स्पीकिंग ये फीचर भी जो है ये भी क्या है? एक एम्बेडेड डेरिवेटिव है। बात समझ आ गई? ये दोनों एम्बेडेड डेरिवेटिव्स हैं। ठीक है, अब मैंने आपको बता दिया एम्बेडेड डेरिवेटिव होते क्या है। अब मैं आपको एम्बेडेड डेरिवेटिव की अकाउंटिंग पढ़ाने जा रहा हूं। ठीक है, ऑन द नेक्स्ट स्लाइड। एम्बेडेड डेरिवेटिव की 2 तरह की अकाउंटिंग्स होती हैं जी। एक हम कहते हैं सेपरेट करके, दूसरी होती है डू नॉट सेपरेट। अच्छा, सेपरेट फ्रॉम व्हाट? सेपरेट फ्रॉम होस्ट कॉन्ट्रैक्ट। होस्ट कॉन्ट्रैक्ट आपका क्या ख्याल है, किसको कहते होंगे होस्ट कॉन्ट्रैक्ट? टीएफसीज को, जिस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर डेरिवेटिव वाला फीचर शामिल है, ठीक है, जिस कॉन्ट्रैक्ट में वो एम्बेडेड है, ठीक है, उसको होस्ट कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। तो स्टैंडर्ड कहता है या तो आप डेरिवेटिव को सेपरेट करके अकाउंट फॉर करेंगे या उसको सेपरेट नहीं करेंगे। ठीक है,
पहले मैं आपको आसान वाली चीज बताता हूं जिसमें बात होती है डू नॉट सेपरेट। अगर तो आप उसको सेपरेट नहीं करते हैं, अगर आप उसे सेपरेट नहीं करते हैं, फिर आपके लिए जिंदगी बहुत ही आसान है, इंतहाई सिंपल है। आप सोचेंगे भी नहीं कि आपने किसी डेरिवेटिव की अकाउंटिंग करनी है, आप सिर्फ इतना सोचेंगे कि आपने एक फाइनेंशियल लायबिलिटी एट एमोटाइज्ड कॉस्ट की अकाउंटिंग करनी है। और फाइनेंशियल लायबिलिटी एट एमोटाइज्ड कॉस्ट की अकाउंटिंग कैसे करते थे? टेबल बना के। अब उसका टेबल बना देंगे, बस दैट्स इट, दैट इज इट। जिस साल ज्यादा इंटरेस्ट पे करना पड़ा उस साल ज्यादा इंटरेस्ट एक्सपेंस आउट कर देंगे, ठीक है। जिस साल कम इंटरेस्ट पे करना पड़ा उस साल कम इंटरेस्ट एक्सपेंस आउट कर देंगे, एज सिंपल एज दैट। इसका जो कूपन रेट है और वो मूव करेगा, राइट। इसका इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट जो है वो डिफाइन ही किया जाएगा एज बोथ 10 एज वेल एज 12%। 10% फॉर ईयर्स जिसमें वो ट्रिगर नहीं होता, 12% फॉर ईयर्स जिसमें वो ट्रिगर हो जाता है, सिंपल एज दैट। बात समझ रहे हैं? जिन सालों में ज्यादा इंटरेस्ट देना पड़ेगा उन सालों में ज्यादा इंटरेस्ट एक्सपेंस आउट कर देंगे। कुछ बात समझ आ रही है? दूसरा, अगर हमें सेपरेट करना पड़े, अब यहां पे अकाउंटिंग होती है मुश्किल, इसलिए स्टैंडर्ड पहले शराइत बताता है। स्टैंडर्ड कहता है कि ये जो डिसीजन है कि कब सेपरेट करना है और कब सेपरेट नहीं करना, ये इस बात पे डिपेंड करता है जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। स्टैंडर्ड कहता है ये सेपरेट तब किया जाएगा जब ये तमाम कंडीशंस जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो पूरी हों। कंडीशन नंबर 1, होस्ट इज नॉट ए फाइनेंशियल एसेट, यानी कि होस्ट कॉन्ट्रैक्ट फाइनेंशियल एसेट नहीं होना चाहिए। क्या ये कंडीशन यहां पूरी होती है जी? बोले जी। यस। क्यों? क्योंकि होस्ट कॉन्ट्रैक्ट क्या है? इट्स अ फाइनेंशियल लायबिलिटी, एब्सोल्युटली। कंडीशन नंबर 2, होस्ट इज नॉट FVTPL। होस्ट की अकाउंटिंग फेयर वैल्यू पे नहीं हो रही और फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस नहीं हो रही। बताएं जी, क्या ये कंडीशन यहां पूरी हो रही है? यस। होस्ट की अकाउंटिंग फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस तो नहीं हो रही, होस्ट की अकाउंटिंग क्या हो रही है? एमोटाइज्ड कॉस्ट, है ना। कंडीशन नंबर 3, इकोनॉमिक कैरेक्टरिस्टिक्स of embedded derivative and host are not closely related. Now ये है इकोनॉमिक्स प्लस BFT। इसके लिए आपको फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड इकोनॉमिक्स की सेंस होनी चाहिए, ठीक है। एंड दिस इज डिफिकल्ट, रादर डिफिकल्ट फॉर स्टूडेंट्स टू डिटरमिन, ठीक है। इसके लिए मैं आपको एक पैराग्राफ बताऊंगा, आप वो पैराग्राफ का नंबर नोट कर सकते हो अपने पास। वहां पे लिखा हुआ है किन किन केसेस में इकोनॉमिक एग्जांपल्स दी हुई हैं कि इन के इकोनॉमिक कैरेक्टरिस्टिक्स क्लोजली रिलेटेड हैं और इन के इकोनॉमिक कैरेक्टरिस्टिक्स क्लोजली रिलेटेड नहीं है। तो इन केस इसमें पेपर में ऐसा सवाल आ जाता है तो आप जाके उस पैराग्राफ से देख सकते हो, क्योंकि उस पैराग्राफ में बहुत सारी एग्जांपल्स दी हुई हैं, राइट। अदरवाइज मैं समझता हूँ कि आप अपने लेवल पे, मेरा नहीं ख्याल आप डिटरमिन कर सकते। आप में से वो लोग जिन्होंने BFD पढ़ी हुई है वो लोग कर सकते हैं आई थिंक, बट जनरली आप लोग नहीं डिटरमिन कर सकते हो कि इकोनॉमिक कैरेक्टरिस्टिक्स किन के क्लोजली रिलेटेड हैं और किन के क्लोजली रिलेटेड नहीं है। हाउएवर मैं आपको तरीकाकार जरूर बता देता हूं कि ये डिटरमिन करते कैसे हैं। हमारा जो A पार्ट था, ठीक है, वो ये था कि अगर इन्फ्लेशन रेट, इन्फ्लेशन ज्यादा होगी तो जो कूपन रेट या इंटरेस्ट दिया जा रहा होगा वो ज्यादा होगा। यही था जी। यस। अब मेरा आप लोगों से सवाल है कि क्या ये जनरली भी इकोनॉमिक्स का ट्रूथ नहीं है? क्या ये जनरली इकोनॉमिक्स का ट्रूथ है
कि जहाँ पे जिन ममालिक में, जिन जगहों पे, जिन जुरिस्डिक्शंस में इन्फ्लेशन ज़्यादा होती है वहाँ इंटरेस्ट रेट्स भी ज़्यादा होते हैं? यस इट इज़. It's a truth of economics. It's a truth of financial management. It's a truth of finance. ठीक है जी. So यहाँ पे कहा जाएगा कि it is closely related. ठीक है, यहाँ पे ये दोनों closely related हैं. तो आपके ख्याल में यहाँ पे आखिरी जो कंडीशन है पूरी हो रही है या नहीं? आखिरी कंडीशन जी यहाँ पे पूरी नहीं होती इस सिनेरियो में, सिनेरियो ए में. ठीक है, अब मैं बात करता हूँ सिनेरियो बी की. सिनेरियो बी में क्या था कि जो मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर थी, ठीक है, वो कम होगी तो कूपन रेट या इंटरेस्ट रेट ज़्यादा पे किया जाएगा. क्या ऐसा होता है? क्या ये डायरेक्टली रिलेटेड होते हैं कि अगर आपकी शेयर प्राइस कम है तो आपको इंटरेस्ट रेट ज़्यादा चार्ज किया जाएगा? शेयर प्राइस, अभी ये कोरोना आया तो सबकी शेयर प्राइस गिर गई है, पूरी पाकिस्तान की और पूरी दुनिया की कंपनियों की शेयर प्राइस गिर गई है. तो क्या उनके इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिए गए हैं बाय दी लोकल बैंक्स? उल्टा दुनिया सारी के सेंट्रल बैंक्स तो इंटरेस्ट रेट गिरा रहे हैं, हाँ या ना? राइट, बिल्कुल. सो यहाँ पे क्या है? क्या आपके ख्याल में क्लोजली रिलेटेड है? दिस इज नॉट क्लोजली रिलेटेड. ठीक है जी. सेकंड केस में मैं कहूँगा कि ये कंडीशन पूरी हो रही है. क्या ख्याल है ना? तो अगर मैं आपसे अब आप पूछूं कि पार्ट ए और पार्ट बी में किस में सेपरेट करना है और किस में सेपरेट नहीं करना, तो आप क्या बताओगे मुझे? एम्बेडेड डेरिवेटिव की अकाउंटिंग जो सेपरेट करनी होती है और नहीं करनी होती, ए और बी का क्या बताओगे जल्दी से? बी में करना है और ए में नहीं करना है. वेरी नाइस, बिल्कुल ठीक है. सो ए में जहां पे नहीं करना है ना, वहां पे कोई आप मुझे आपको अकाउंटिंग पढ़ाने की जरूरत नहीं है. सिंपल, पूरे के पूरे 100 को जो है एज फाइनेंशियल लायबिलिटी एट एमोर्टाइज्ड कॉस्ट बुक कर लिया जाएगा. बैंक डेबिट 100 मिलियन, फाइनेंशियल लायबिलिटी क्रेडिट 100 मिलियन, दैट्स इट. सोचेंगे भी नहीं, देखेंगे भी नहीं कि जी इसमें कोई फीचर है भी एम्बेडेड डेरिवेटिव टाइप का या नहीं. बात समझ आ रही है या नहीं? इज दिस अंडरस्टूड? पार्ट ए में क्या किया जाएगा? सॉरी, पार्ट बी में. पार्ट बी में क्या किया जाएगा? पार्ट बी में दो जर्नल्स या दो चीजें एट द सेम टाइम क्रेडिट की जाएंगी. बैंक डेबिट किया जाएगा 100 मिलियन से, ठीक है. फाइनेंशियल लायबिलिटी क्रेडिट की जाएगी 98 मिलियन से, ठीक है. और डेरिवेटिव फाइनेंशियल लायबिलिटी, ये फाइनेंशियल लायबिलिटी कौन सी है? एमोर्टाइज्ड कॉस्ट वाली, ठीक है. डेरिवेटिव फाइनेंशियल लायबिलिटी साथ क्रेडिट की जाएगी 2 मिलियन से. बात समझ आ रही है? amortized cost वाली फाइनेंशियल लायबिलिटी 98 एंड डेरिवेटिव फाइनेंशियल लायबिलिटी 2. सो विदाउट द फीचर उसकी वैल्यू 98 है, विद द फीचर उसकी वैल्यू 2 है. यहां देखें जी सब लोग प्लीज. अब फर्ज करें एग्जामिनर ने आपसे पूरी अकाउंटिंग करवानी है, तो उसको क्या करना है? उसको इस 98 मिलियन की फाइनेंशियल लायबिलिटी का इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट आपको बताना, ठीक है, क्योंकि इस 98 मिलियन की अकाउंटिंग होगी एमोर्टाइज्ड कॉस्ट. ठीक है. फिर उसने इस 2 मिलियन की फेयर वैल्यू एवरी ईयर आपको बतानी है. क्यों? क्योंकि इस 2 मिलियन की अकाउंटिंग होगी FVTPL, ठीक है. एम्बेडेड डेरिवेटिव्स को जब सेपरेट करते हैं तो उनकी अकाउंटिंग क्या करते हैं? FVTPL, फेयर वैल्यू पे कैरी करते हैं. प्रॉफिट एंड लॉस में जो भी गेन लॉस आते हैं वो रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है. इसमें जो एक्चुअली बड़ा काम है ना, वो अकाउंटेंट साहब का नहीं है. आपने तो सिर्फ डेबिट क्रेडिट डालना है. इसमें बड़ा काम होता है वैल्यूअर साहब का, जिसने हर साल वैल्यू करना होता है इस फीचर को, कि इस फीचर की वैल्यू कितनी है. विदाउट दिस फीचर मेरा जो बॉन्ड है वो कितने का है.
विद दिस फीचर मेरा बॉन्ड कितने का है, ठीक है। उन दोनों के डिफरेंशियल से बनती है इस फीचर की वैल्यू हर साल, ठीक है। तो वैल्यूअर का बड़ा काम होता है कि वो इन दोनों के डिफरेंशियल से हर साल इसकी वैल्यू ने बना के आपको बताता है, पहले साल से 2 मिलियन है, अगले साल 3 मिलियन है, फिर 2.5 मिलियन है, फिर 4 मिलियन है। तो आप इसे FVTPL, फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस, कैरी करते रहेंगे। क्लियर है जी? ठीक है। फिर आखिरी बात ये भी सुन लें कि जब इसकी लाइफ एंड होगी, लाइफ एंड होने से मुराद ये TFC से 7 साल के लिए, तो जब 7 साल का अरसा पूरा होगा तो इस फीचर की फेयर वैल्यू खुद ब खुद जीरो हो जाएगी, क्योंकि ना कहते हैं ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, तो ना रहेगा होस्ट तो ना ही रहेगा फीचर, ऐसे ही है ना। जब होस्ट की लाइफ टर्म कंप्लीट हो जाएगी तो फीचर भी किसी कार्य का नहीं रहेगा। ठीक है जी, आगे चलते हैं। अब हम एम्बेडेड डेरिवेटिव से रिलेटेड एक छोटा सा एग्जाम क्वेश्चन करने जा रहे हैं, समर 15 क्वेश्चन 2। एक रीडिंग आप इस क्वेश्चन की मेरे साथ करेंगे, ठीक है। मैं आपको अपने साथ एक रीडिंग कराऊंगा, बट उससे पहले भी आई वुड एडवाइस कि यहाँ पर अभी आप पॉज करें और एक रीडिंग, छोटा सा सवाल है 5 मार्क्स का, जाकर इसकी एक रीडिंग पहले खुद से कर लीजिए जी, ठीक है। उसके बाद फिर मेरे साथ एक रीडिंग कीजिए प्लीज़। सो हम बात करने लगे अब समर 15 क्वेश्चन 2 की। अच्छा, समर 15 क्वेश्चन 2 पढ़ लेते हैं और देखते हैं वो क्या कह रहा है हमें। लिखा है द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ इंटेग्रिटी स्टील लिमिटेड for the year ended 31st March 2015 are in the stage of their preparation and the following matters are under consideration. Requirement है explain how the above should be measured in ISL's books of accounts. ठीक है, सिर्फ एक्सप्लेन करना है, यानी कि अंग्रेजी लिखनी है और कुछ भी नहीं। 5 नंबर है। कहता है 1st April 2014 ISL entered into a contract with Invest Bank. क्या? Under the contract, ISL deposited an amount of $5 million at an interest rate of 2.5% per annum with a maturity date of 31st March 2017. Interest will be received on maturity along with the principal. Further, an additional 2% per annum would be payable by Investbank in the event the value of USD increases by 5% or more. The contract is in line with ISL's policy of making low-risk investments in foreign as well as local currencies. ठीक है, हाँ जी, बताएं जी ये क्या कॉन्ट्रैक्ट है, ये जो हमने डिपॉजिट उसके पास करवाया है, ये डिपॉजिट क्या रिप्रेजेंट करता है? ये जो डिपॉजिट है ये है एक फाइनेंशियल एसेट, और ये कौन सा फाइनेंशियल एसेट है, इसको किस किस तरह मेजर करना चाहिए? ये फाइनेंशियल एसेट एट एमोटाइज्ड कॉस्ट है जी, बिल्कुल ऐसे ही है। ये एक डेट इन्वेस्टमेंट है, ठीक है, और ये एमोटाइज्ड कॉस्ट है क्योंकि हमने एंड तक इसको मैच्योर करवाना है, ठीक है। हेल्ड विल बी हेल्ड अंटिल मैच्योरिटी, बिल्कुल ठीक है। ऑलराइट, सो डिपॉजिट की जो है अकाउंटिंग है वो ये है। अच्छा, जो इसके अंदर जो फीचर है, ये जो इंटरेस्ट बढ़ जाता है, ये फीचर क्या रिप्रेजेंट करता है? ये एक एम्बेडेड डेरिवेटिव है, बिल्कुल ठीक है। ये एक एम्बेडेड डेरिवेटिव है, नजर आ रहा है एम्बेडेड डेरिवेटिव है, क्यों? क्योंकि इसमें डेरिवेटिव की तमाम खुसूसियात मौजूद है, बिल्कुल ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट। क्या इसको सेपरेट करना है, इस एम्बेडेड डेरिवेटिव को? वाई नो, रीजन भी लिखना है, सिर्फ ये नहीं लिखना कि सेपरेट नहीं करना। वाई नो, बिकॉज होस्ट इज अ फाइनेंशियल एसेट। स्टैंडर्ड ने कहा जब होस्ट फाइनेंशियल एसेट हो तब उसको सेपरेट ना करें, बिल्कुल ठीक है। तो फिर इसकी अकाउंटिंग कैसे करनी है, पूरे का पूरा डिपॉजिट कैसे ट्रीट करना है? ट्रीटेड एज financial asset at amortized cost, and in the event higher interest is received, it will be credited to P&L. ऐसे ही है ना? फाइनली एक बात मैं और लिखने लगा हूं, और ये IS 21 से है।
ये एट द सेम टाइम ना सिर्फ ये कि ये एक फाइनेंशियल एसेट रिप्रेजेंट करता है, बल्कि एट द सेम टाइम ये क्या रिप्रेजेंट करता है, मॉनिटरी आइटम भी रिप्रेजेंट करता है। ऐसे ही है ना। तो इसको ट्रांसलेट किया जाएगा, बैलेंस को ट्रांसलेट किया जाएगा किस रेट पे, क्लोजिंग रेट पे। और इंटरेस्ट को, इंटरेस्ट इनकम को ट्रांसलेट किया जाएगा किस रेट पे, या कन्वर्ट किया जाएगा, नॉट ट्रांसलेट, कन्वर्ट किया जाएगा, जो सही लफ्ज़ है वो कन्वर्ट किया जाएगा किस रेट पे, एवरेज रेट पे। बस ये 5 बातें हम उसे बोलेंगे और इंशाल्लाह 5 नंबर ले लेंगे। ठीक है।